गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का JINC नर्सिंग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। फटाफट लिंक को शेयर करें ताकि मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक हम रीच कर पाए। बिल्कुल योगिता, वेरी गुड मॉर्निंग डियर। ठीकम, वेरी गुड मॉर्निंग। रुचि, एकता, पिंकी, उर्मिला, रणवीर, नपुर, शिवकरण, नवीन, ईश्वर, आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग अलोंग विथ जय श्री राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। दीपक, वेरी गुड मॉर्निंग डियर। निशा, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। कार्तिक, प्रवीण, फटाफट लिंक को शेयर करें। वी आर क्रॉसिंग 250। आज एक नया सिस्टम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। शेयर इट फास्ट। आई एम एब्सोल्युटली फाइन माय डियर, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। कैरी फास्ट, कैरी फास्ट। शेयर टू एवरीवन, शेयर टू एवरीवन। बिल्कुल राजेश, BR, जय श्री राम, उपासना, ज्योति, योगेश, प्रज्ञा, वशीम, डॉक्टर सत्तू, इट्स वेरी गुड मॉर्निंग। एक गुड न्यूज के साथ हम जर्नी को स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट JINC नर्सिंग जोधपुर के द्वारा लास्ट 1 मंथ 10 डेज से क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है, जिसमें मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आप और हम सबका गोल जो था, डेस्टिनेशन जो था, वो दिल्ली एम्स का था। और आज सुबह सुबह आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, एक नोटिफिकेशन आया है कि आज से ही दिल्ली एम्स के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। अभी वेबसाइट पे फॉर्म अवेलेबल नहीं हुआ है, तो इस तरह की जो गुड न्यूज आ रही है, आई होप कि ये न्यूज 100% श्योर हो और अपना जो टास्क है, जो अपना हार्ड वर्क है, जो कंसिस्टेंसी है, इसको हम और एक्सटेंड करें, और एक्सटेंड करें। क्योंकि यदि एग्जाम 15 सितंबर को डिसाइड होता है तो अपने को टाइम को एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि आप और हमने जो सपना देखा, सपना पूरा करने के लिए मेहनत और करनी होगी। उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। और इस खूबसूरत जर्नी में एक और नया सिस्टम लेके आए आज, जहां से लगभग 8 से 10 कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। दैट इज अ रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट इज अ रेस्पिरेटरी सिस्टम। आई होप कि इस सिस्टम में वो सारे आपके क्वेरीज और डाउट को हम डिस्कस करेंगे जो आप बार बार फेस कर रहे हो, बार बार आपको डिफिकल्टीज आ रही है। मैंने सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी ऐड किए हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से बिलोंग करते हैं। हम सिस्टमेटिक वे से इसको स्टडी करेंगे। MCQ के साथ साथ लिटिल थ्योरी को भी हम डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इसी हार्डवर्क और मेहनत के साथ हम कैरी ऑन करेंगे। आज हम एक नया सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज अ रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट इज अ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में इनिशियल में कुछ आपको बुलेट्स फॉर्म में चीजें बताऊंगा जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। बुलेट्स के बाद में हम एनाटॉमिकल पोर्शन को स्टडी करेंगे। एनाटॉमी के बाद हम इन्वेस्टिगेशन को स्टडी करेंगे। देन उसके बाद 1 बाय 1 डिसऑर्डर को हम स्टडी करेंगे। जहां एनक्लेक्स और साउंडर बेस्ड क्वेश्चन हम उसको भी डिस्कस करेंगे। बहुत मजा आने वाला है, आप कहीं नहीं जाइएगा। नेक्स्ट 1.5 आवर एक नई जर्नी, नई एनर्जी के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज अ रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए बच्चों, मैंने कुछ बुलेट्स यहां पर पुट किए। बुलेट्स वो होती है जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 लाइनर जो क्वेश्चंस होते हैं मैंने यहां पर पुट किए हैं, उसको डिस्कस करने के साथ साथ हम फर्दर एंट्री करते हैं। ओके फाइन, ओके फाइन। सबसे पहले मैंने यहां पर पुट किया, बुलेट्स में यदि हम देखेंगे, बुलेट्स में यदि हम देखते हैं, दैट यू कैन सी एवरीवन, दैट यू कैन सी एवरीवन। यदि बुलेट की बात करें, बुलेट में 4 से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहां पर पुट किए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप दैट विल बी हेल्पिंग फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आई होप दैट विल बी हेल्पिंग फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। उम्मीद करते हैं कि हम ये सारे पॉइंट को डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे
कहां क्या क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, हम उसको भी यहां पर शॉर्टली डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने पुट किया विच इज बिलोंग फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सिस्टम, विच इज बिलोंग फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए सबसे पहले लिखा है CO2 गैस वर्क एज ए रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, दैट इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन। क्वेश्चन आएगा कि रेस्पिरेटरी स्टिमुलेट कौन सी गैस को कहा जाता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपको डायरेक्ट क्या पुट करना होगा, कार्बन, दैट इज अ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट बोलते हैं, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, बिकॉज CO2 जो है आर रिस्पॉन्सिबल टू स्टिमुलेट योर रेस्पिरेशन। ओके फाइन। दूसरा मैंने लिखा CO2 जो है द गैस विल यूज फॉर द लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया था, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में हम लोग 3 to 4 लीटर किसको पुट करते हैं, हम CO2 को पुट करते हैं। दैट अगेन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन, 3 to 4 लीटर हम पुट करते हैं यदि हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं। देखिए आपने देखा होगा JNC वेबसाइट पे एक ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है। मैं बताना चाहूंगा वो टेस्ट जो है वो 24 आवर्स में आप कभी भी अटेंड कर सकते हो। वो टेस्ट अटेंड करने का तरीका मैं बता देता हूं। JNC वेबसाइट पे जाना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वहां पर आपको एक पेपर मिलेगा। वो पेपर जैसे आप CBT बेस देते हो सेम वही पैटर्न होगा, और इस पेपर को आप जब आपके पास 3 घंटे का टाइम अवेलेबल हो उस समय जाके उस पेपर को अटेंड कर सकते हो। क्लास के बाद उस पेपर को अटेंड करिएगा और 24 आवर्स के बाद रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। तो डोंट बी पैनिक कि पेपर छूट जाएगा, पेपर नहीं छूटेगा। पेपर 24 घंटे में आप कभी भी दे सकते हो, बट एक बार स्टार्ट करने के बाद कंप्लीट होने तक अटेंड करना होगा, कंप्लीट होने तक अटेंड करना होगा। ओके फाइन। नेक्स्ट मैंने लिखा निडल ड्रेनेज ट्रीटमेंट चॉइस इन द टेंशन न्यूमोथोरैक्स। देखिए बच्चों, टेंशन न्यूमोथोरैक्स की मैं बात करूं शॉर्टली, टेंशन न्यूमोथोरैक्स की बात करूं, देखिए ये आपका लंग्स है, सपोज दिस इज योर लंग्स। एवरीबॉडी नो वेरी वेल, लंग्स की बाहर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, पैराइटल प्लूरा बोलते हैं, और अंदर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, विस्ट्रल प्लूरा बोलते हैं। आउटर लेयर वी कैन से पैराइटल प्लूरा, इनर लेयर दैट वी कैन से विस्ट्रल प्लूरा। यदि कोई ब्लंट ट्रॉमा हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ, और यदि एयर यहां पर एंटर कर गई और एयर का एक्यूमुलेशन इनटू द प्लूरल कैविटी हो गया, दैट वी कैन से टेंशन न्यूमोथोरैक्स। देखिए न्यूमोथोरैक्स का मीनिंग होता है एयर एक्यूमुलेशन। न्यूमोथोरैक्स का मीनिंग होगा एयर एक्यूमुलेशन, एयर एक्यूमुलेशन इन प्लूरल स्पेस, इन प्लूरल स्पेस। यदि प्लूरल स्पेस में एयर का एक्यूमुलेशन होता है उसको हम न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूमोथोरैक्स। एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि टेंशन न्यूमोथोरैक्स का ट्रीटमेंट क्या होगा, निडल ड्रेनेज। क्या ट्रीटमेंट होगा, निडल ड्रेनेज। देखिए मैं लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यदि मैं निडल ड्रेनेज की बात करूं, देखिए बच्चों ये आपका लंग्स है, ये आपका लंग्स है, एंड एवरीबॉडी नो वेरी वेल when the air will be accumulated into the interpleural space, when the air will be accumulated into the interpleural space, gravitational force से air कहां होगा, ऊपर की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा। किस तरफ होगा, सुपीरियर लॉब ऑफ लंग्स की तरफ होगा। लंग्स में, राइट लंग्स में 3 लॉब होती है, लेफ्ट में 2 होती है, सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर, और इस तरफ कौन सा होगा, दैट इज अ सुपीरियर और इंफीरियर। तो एयर जब भी एक्यूमुलेट होगा वो ऊपर की ओर होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स से ऊपर की ओर जाएगा। तो एयर को रिमूव करने के लिए जब भी हम निडल को इंसर्ट करते हैं तो इस निडल ड्रेनेज में सेकंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में निडल को पुट करते हैं। कौन सा इंटरकोस्टल स्पेस में पुट करते हैं, सेकंड और थर्ड। आगे मैं डिस्कस करूंगा वाटर सील ड्रेनेज में। सीधा यहां पर ध्यान रखिएगा, जब भी एयर को रिमूव करना है तो सेकंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में निडल को इंसर्ट करना है और एयर को रिमूव करना है। जब फ्लूइड की बात आएगी तो हम वहां पढ़ेंगे 7 to 8। लेटर आई विल डिस्कस। फ्लूइड है, पस है, ब्लड है, वो हमेशा डाउन की ओर होगा। लेटर आई विल डिस्कस। ओके फाइन, द गॉट इट एवरीवन, गॉट इट एवरीवन। राजेंद्र कुमार चश्मा लगा लो बेटा, यदि डिस्प्ले नहीं हो रहा प्रॉपर, तो प्रॉपर डिस्प्ले नहीं हो रहा है, यू शुड पुट द ग्लासेस, पुट द ग्लासेस माय डियर। ओके फाइन, ओके फाइन, विल गो फर्दर। एक फुल फॉर्म आया हुआ है सीपीएपी का, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है। सीपीएपी का फुल फॉर्म आया हुआ है कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। गॉट इट एवरीवन, ओके। एक क्वेश्चन आएगा शार्प स्टेबिंग पेन व्हेन द ब्रीथिंग इज टिपिकल साइन ऑफ प्लूरेसी। देखिए बच्चों, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है प्लूरेसी। मैं शॉर्टली बता देता हूं प्लूरेसी क्या होता है। प्लूरेसी का मतलब होता है इन्फ्लामेशन इनटू द पैराइटल और विस्ट्रल लेयर। इन्फ्लामेशन
inflammation into parietal and visceral pleura पैराइटल और विसरल प्लूरा में यदि इन्फ्लेमेशन हुआ, वो कंडीशन क्या कहलाती है? प्लूरेसी। वो कंडीशन क्या कहलाती है? प्लूरेसी। गॉट इट एवरीवन? गॉट इट एवरीवन? मैंने पूछा है कि प्लूरेसी का मीनिंग क्या? प्लूरेसी का मतलब है इन्फ्लेमेशन इनटू द पैराइटल और विसरल प्लूरा। देखिए प्लूरा इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू, पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा। पैराइटल आउटर होता है, विसरल इनर होता है, बीच के स्पेस को प्लूरल स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूरल स्पेस बोलते हैं। या क्वेश्चन यही पूछा है कि शार्प स्टेबिंग पेन व्हेन द पेशेंट इज टेकिंग इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, जब पेशेंट सांस लेगा, सांस को छोड़ेगा, तो पैराइटल और विसरल के बीच में फ्रिक्शन होगा। क्या होगा? फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन की वजह से जो पेन होगा, उस पेन को हम शार्प स्टेबिंग पेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शार्प स्टेबिंग पेन। गॉट इट एवरीवन? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। तो कुछ यहाँ पर छोटे छोटे टर्म्स हम डिस्कस कर रहे हैं, छोटे छोटे टर्म्स हम डिस्कस करें। थैंक यू सो मच। वी आर क्रॉसिंग 520। बच्चों लाइक करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। लगभग 520 बच्चे ऑनलाइन क्लास को अटेंड करें। लाइक 362 है। मैं हमेशा बोलता हूं, इफ यू आर डिलीवर carbohydrate towards your teacher, that is a one way. You should like it, the teacher getting energy, then deliver more effective. Put it, like it everyone, fast. आपकी प्रायोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना भूलें। आप जैसे ही आप क्लास को ऑन करते हो, थंब दिखाना ना भूलें, थंब दिखाना ना भूलें। लाइक इट एवरीवन, लाइक इट फास्ट। ओके फाइन, विल गो फर्दर। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस से भी इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीजें हैं और यही सिलेक्शन करवाती बच्चों, यही सिलेक्शन करवाती। देखिए मैंने आप पुट किया है, व्हाट इज द नॉर्मल इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी रेशियो। इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी रेशियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट इज द नॉर्मल इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी रेशियो कितना होता है। तो आपको सीधा आंसर क्या पुट करना है? 1:2। That is the inspiratory or expiratory ratio. Inspiratory or expiratory ratio 1:2। आगे मैं आपको वॉल्यूम बताऊंगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या पूछते हैं? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या पूछते हैं कि व्हाट इज द नॉर्मल इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी रेशियो? बेटा 1:2। निर्मला सही लिखा, अमृता सही लिखा है, स्नेहा गलत बेटा, स्नेहा गलत लिखा है। 1:2 बच्चों, 1:2। ओके फाइन, वेरी गुड मॉर्निंग जय प्रकाश, वेरी गुड मॉर्निंग डियर। ओके फाइन। अब क्या होता है, क्वेश्चन आता है कि पर्स लिप ब्रीथिंग में इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी रेशियो कितना होगा? दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन। मैंने यहां पुट किया 1 to 3। देखिए बच्चों, एक पेशेंट है, उसको सीओपीडी है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। और आप सभी को पता है सीओपीडी में 2 डिजीज हम पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ध्यान से देखना बच्चों, यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। दूसरा हम पढ़ते हैं एम्फाइजीमा। देखिए क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लू ब्लॉटर। बच्चों ब्लू ब्लॉटर, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ब्लू ब्लॉटर। और एम्फाइजीमा को हम क्या बोलते हैं? पिंक पफर। ध्यान से देखना बच्चों, ये मैंने दोनों डिजीज के दूसरे नाम लिखे हैं। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस आल्सो नाउन एज ब्लू ब्लॉटर, और माय डियर एम्फाइजीमा इज आल्सो नाउन एज पिंक पफर। याद रखने का तरीका बता देता हूं। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में कौन आता है? बी आता है, बी। और बी से याद रखना ब्लू ब्लॉटर, सारी बी यहां पर है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हमेशा आप कंफ्यूज होते हो। जहां क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की बात करें तो आपको आंसर लिखना ब्लू ब्लॉटर, और एम्फाइजीमा की बात करें तो आपको आंसर लिखना पिंक पफर। आगे मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। सीओपीडी वाले पेशेंट में क्या होता है? एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है। यदि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की बात करें तो इन्फ्लेमेशन इनटू द ब्रोंक्यूल्स, और यदि एम्फाइजीमा की बात करें डिस्ट्रक्शन और डैमेज ऑफ द एल्यूलाई सैक रिजल्टिंग कैन कॉज ऑब्स्ट्रक्शन। तो दोनों क्या? एयरवे ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है। जब एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो लंग्स में ज्यादा कौन कलेक्ट होता है? CO2। और CO2 को जब बाहर निकालना है तो एक एक्सरसाइज करवाते हैं जिसका नाम है पर्स लिप ब्रीथिंग। मैं बता दूं पर्स लिप ब्रीथिंग का मीनिंग क्या होगा? टू रिमूव CO2। दैट मींस माय डियर, इसका पर्पस होगा रिमूव CO2। कैसे पर्स लिप ब्रीथिंग हम करवाएंगे? मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको यहां पर बताना चाहूंगा। यू कैन सी एवरीवन। देखिए ये पर्सन है,
गोविंद बजरंग लोगो चेंज नहीं हुआ बेटा, है ना। रिलैक्स योरसेल्फ, डोंट वरी। कभी कभी इश्यूज आते हैं और ये टेक्निकल एरर से ही लड़ना, दैट इज अ लाइफ। हाँ बिल्कुल ठीक हो रहा है। हमारी टेक्निकल टीम बहुत अच्छे से वर्क कर रही है ना। ओके बिल्कुल जया, बिल्कुल बीच में आपको भी रिलैक्स मिल गया, टाइम मिल गया। कैन वी कैरी, यू हियरिंग मी? कैन वी कैरी? ओके, पर्स स्लिप को मैं फिर से समझा देता हूं, पर्स स्लिप ब्रीथिंग को मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। ओके फाइन। देखिए पर्स स्लिप ब्रीथिंग जो है इसका मेन पर्पज होता है CO2 को निकालना ही है। हम COPD वाले पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि CO2 को बाहर निकालने के लिए हम पर्स स्लिप ब्रीथिंग को बोलते हैं। पर्स स्लिप ब्रीथिंग कैसे करवाते हैं? नाक के द्वारा इंस्पायरेशन करना है और माउथ के द्वारा एक्सपायरेशन करना है। नाक से सांस लेना है, मुंह के द्वारा छोड़ना है। बाबा रामदेव कपालभाति करते हैं, है ना, तरीका पता होगा। नाक से सांस लेना है, मुंह से सांस छोड़ना है। दैट मींस यू आर टेकिंग इंस्पायरेशन बाय द नोज, एक्सपायरेशन बाय द माउथ। दैट इज अ पर्स लिप ब्रीथिंग, पर्स लिप ब्रीथिंग। गॉट इट एवरीवन? ओके फाइन। तो पर्स लिप ब्रीथिंग में रेशियो कितना होता था? 1:3। ओके फाइन। नेक्स्ट जो नॉर्मल रेशियो मैं यहां पर पुट कर रहा हूं, नेक्स्ट नॉर्मल रेशियो मैंने पुट किया है एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर और ट्रांसवर्स डायामीटर ऑफ चेस्ट। मतलब चेस्ट का आगे पीछे और राइट टू लेफ्ट। देखिए बच्चों, एंटीरियर पोस्टीरियर और ट्रांसफर, यहां पर ध्यान से देखिएगा। ये आपका चेस्ट है, सपोज ये आपका चेस्ट है, दिस इज योर चेस्ट। इसका एंटीरियर पोस्टीरियर और ट्रांसवर्स दोनों डायमीटर की बात कर रहा हूं। या फिर एक इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन बनेगा, फिर से क्वेश्चन बनेगा। यहां पर मैं बताना चाहूंगा एंटीरियर पोस्टीरियर और ट्रांसवर्स डायमीटर की यदि हम बात करें, ट्रांसवर्स डायमीटर की यदि हम बात करें बच्चों, एंटीरियर पोस्टीरियर और ट्रांसफर डायमीटर की यदि हम बात करें, एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आएगा वही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। यहां पर वही आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। दैट इज अ रेशियो, अगेन 1:2 मिलेगा। अगेन आपको जो रेशियो मिलेगा 1:2 मिलेगा, 1:2। आई वाज पुटेड हियर, यू कैन सी एवरीवन। ये मैंने पुट किया नॉर्मल, इंस्पायरेटरी, एक्सपायरेटरी। अब हम बात करें नॉर्मल, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर। अगेन आपको रेशियो कितना पुट करना है? 1:2। शाबाश, बहुत बढ़िया, कैरी ऑन। और ये रेशियो चेंज कहां होता? देखिए आप, बैरल चेस्ट में ये रेशियो कितना हो जाएगा बच्चों? दैट इज अ एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में और ट्रांसवर्स डायमीटर की हम बात करें तो ये 1:1, मतलब बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना। इस इंपॉर्टेंट थिंग विच इज कमिंग इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मैंने दो चीजें पुट की है, इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी रेशियो के बाद दूसरा मैंने पुट किया है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर का भी रेशियो नॉर्मली 1:2 होता है। बट बैरल चेस्ट, देखिए एक कंडीशन है सीओपीडी की, एक कंडीशन है सीओपीडी की जिसको बोलते हैं एम्फाइजीमा। क्या बोलते हैं? एम्फाइजीमा। एम्फाइजीमा का मतलब होता है डियर डिस्ट्रक्शन। ध्यान से देखना, डिस्ट्रक्शन या डैमेज ऑफ एल्यूलाई सैक यदि डैमेज और डिस्ट्रक्शन हो रहा है, दैट कैन कॉज ऑब्स्ट्रक्शन, दैट कंडीशन वी कैन से एम्फाइजीमा। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एम्फाइजीमा। वहां पर क्या होगा? एम्फाइजीमा में जब एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा, CO2 कलेक्ट होगा, तो लंग्स का एंटीरियर पोस्टीरियर और ट्रांसवर्स डायमीटर इक्वल हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। तो यहां पर दो रेशियो मैंने बताया, इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी का नॉर्मल, एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रांसवर्स डायमीटर का नॉर्मल तो बराबर होता है। बट नॉर्मल के साथ मैंने पर्स स्लिप का 1:3 बताया। और बैरल चेस्ट में आगे बताऊंगा एम्फाइजीमा में। बैरल चेस्ट का इमेज भी आपको दिखाऊंगा क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। लेटर आई विल डिस्कस इन डिटेल। ओके, कोई दिक्कत नहीं सुनीता, कैरी ऑन माय डियर। ओके फाइन, विल गो फर्दर। नेक्स्ट मैंने पुट किया पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड। मतलब जब आप सांस लेते हो और सांस छोड़ते हो, when you are taking inspiration, when you are doing expiration, उस समय CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होगा? CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होगा? देखिए बच्चों,
0.3 mm तो कब होगा? इंस्पायरेशन में, और एक्सपायरेशन में 32 होगा। आप सभी को अच्छे से पता है जब आप इंस्पायर्ड करते हो तो CO2 कम होता है, एक्सपायर्ड करते हो तो CO2 क्या होता है? ज्यादा होता है। डेफिनेटली एक्सपायर्ड में रेशियो ज्यादा होगा, एक्सपायर्ड में रेशियो ज्यादा होगा, इसलिए मैंने क्या पुट किया? 32 mm ऑफ Hg एक्सपायरेशन के टाइम में, ओनली 0.3 किसमें? इंस्पायरेशन। इजी टू रिमेंबर, नेवर फॉरगेट। सांस लेने पर ऑक्सीजन ज्यादा होगा, सांस छोड़ने पर CO2 ज्यादा होगा, सांस छोड़ने पर CO2 ज्यादा होगा। ओके फाइन। नेक्स्ट पुट किया पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। एक मैंने CO2 को बताया, दूसरा O2 को बताया, और O2 में इंस्पायरेशन का टाइम 158 है और एक्सपायरेशन टाइम 116 है। ध्यान से पढ़ना बच्चों, कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पस इंपॉर्टेंट चीजें। यहां पर हमने देखा सांस जब लेते हैं तो O2 ज्यादा जाएगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, जब सांस छोड़ते हैं तो CO2 निकलेगा तब प्रेशर ज्यादा होगा। दोनों चीजों को ध्यान से देखना बच्चों, दोनों चीजों को ध्यान से देखना, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों को ध्यान से देखना, कैरी ऑन करना। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पस से। आई वाज पुटिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन आई वाज पुटिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। नेवर फॉरगेट, दीज आर द, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पस। ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो सिलेक्शन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, मजबूत करते हैं। ओके फाइन। फर्दर कुछ और चीजें हम यहां पर देखेंगे। CO2 कंसंट्रेशन इन इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर रेस्पेक्टिवली, मतलब यहां कंसंट्रेशन पूछा, प्रेशर नहीं पूछा है, तो डेफिनेटली कंसंट्रेशन भी निकलते समय ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन भी निकलते समय ज्यादा होगा, तो अंदर जाते समय 0.03% है और एक्सपायरेशन के टाइम 4.0% है। छोटी छोटी चीजें, इट विल हेल्पिंग टू बूस्टिंग योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। गॉट इट एवरीवन? ओके फाइन, ओके फाइन। नेक्स्ट मैंने पुट किया, फर्दर देखिएगा, फर्दर पुट किया O2 एंड CO2 कंसंट्रेशन इन एल्यूलर एयर। देखिए जब हम रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे फर्दर, वहां मैं आपको बताऊंगा एल्यूलाई, और एल्यूलाई को हम बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। दैट मींस माय डियर O2 CO2 का कंसंट्रेशन हम एल्यूलर एयर में देखेंगे तो डेफिनेटली O2 जो वहां पर ज्यादा होगा 13.1 होगा, और CO2 जो है वो सिर्फ 5% होगा, सिर्फ 5% होगा, सिर्फ 5% होगा। गॉट इट एवरीवन? That's very very important. Minor things है, but they are directly asking in your competitive exam. Got it everyone? बच्चों लगभग 560 बच्चे ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं। लाइक करना ना भूलें, बार बार मैं बोला हूं, लाइक इट एवरीवन, लाइक इट फास्ट, पुट द थंब, लाइक इट एवरीवन। ओके फाइन, ओके फाइन, विल गो फर्दर। नेक्स्ट मैंने पुट किया है नैलेक्सोन। ये भी डायरेक्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। दैट इज द एंटीडोट ऑफ ओपोइड एनाल्जेसिक। ओपोइड एनाल्जेसिक का एंटीडोट नैलेक्सोन है। अब आप मॉर्फिन पढ़ेंगे, हम मिपेरिडिन पढ़ेंगे, लेटर वी विल डिस्कस। मेडुला ऑब्लिगेटा और पॉन्स कंट्रोल द रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। मैं आपको मेडुला ऑब्लिगेटा का अलग से फंक्शन बताऊंगा, पॉन्स का अलग से फंक्शन बताऊंगा, स्पाइनल कॉर्ड का अलग से फंक्शन बताऊंगा। बट एग्जाम एक ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है, सीधा पूछेगा हु इज द रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल रेट एंड डेप्थ, तो आपको लिखना है मेडुला ऑब्लिगेटा और पॉन्स, दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है, तो आपको आंसर पुट करना मेडुला ऑब्लिगेटा। ओके माय डियर। सुनीता यादव वेरी गुड मॉर्निंग, विनोद वेरी गुड मॉर्निंग, प्रेम वेरी गुड मॉर्निंग डियर, थैंक यू सो मच गायत्री, थैंक यू सो मच माय डियर। ओके ओके, शरीफ खान थोड़ा स्लो पढ़ाएं। ओके माय डियर, आई विल ट्राई टू। अर्पिता वेरी गुड मॉर्निंग डियर, बिल्कुल बिल्कुल बच्चा, मैं धीरे धीरे कोशिश करता हूं। नैलेक्सोन जो है ये ओपियोइड एनाल्जेसिक का एंटीडोट है। ओपियोइड एनाल्जेसिक में हम पढ़ेंगे मॉर्फिन है, मिपेरिडिन है, मैं कार्डियोवैस्कुलर में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। दूसरा मेडुला ऑब्लिगेटा और पॉन्स जो है दोनों नर्वस सिस्टम के ऑर्गन है। बोथ आर रिस्पॉन्सिबल टू रेगुलेट योर डेप्थ एंड दैट इज अ रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ओके फाइन, ओके फाइन। नेक्स्ट एक फिजिक्स का क्वेश्चन आया हुआ है, बॉयल्स लॉ, ध्यान से पढ़ना। बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम ऑफ एन एरिया इंक्रीज, प्रेशर इन दैट एरिया डिक्रीज। मतलब जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो उस एरिया का प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है, और इस तरीके से अपने लंग्स में O2 और CO2 को जब एक्सचेंज होता है एयर का, तो बॉयल्स लॉ ये फिजिक्स का लॉ है, फिजिक्स का लॉ है। क्वेश्चन आपको सीधा पूछेंगे कि कौन सा लॉ जो है दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू एक्सचेंज ऑफ द प्रेशर और इनटू द वॉल्यूम, तो आपको आंसर क्या लिखना है? बॉयल्स लॉ। आंसर क्या लिखना है? बॉयल्स लॉ। बिल्कुल बच्चों, अरविंद ने कहा कि सर अगर स्लो पढ़ाएंगे तो सिलेबस नहीं होगा। बिल्कुल अरविंद ने सही बात कही है, आपको भी थोड़ा स्पीड अप करना होगा।
स्पीड अप करना होगा, आगे बढ़ना होगा, क्योंकि वी हैव लॉट्स ऑफ सिलेबस और हमें डेली एम से पहले कंप्लीट करके सेलेक्ट होना है, कंप्लीट करके सेलेक्ट होना है। तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, फोकस बढ़ाना पड़ेगा, फोकस बढ़ाना पड़ेगा। ओके फाइन डियर, विल गो फर्दर। एक क्वेश्चन आता है कि हाउ लॉन्ग फॉर द ब्रेन सेल डाई ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये भी डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है कि कितने टाइम तक ब्रेन के सेल को ऑक्सीजन नहीं मिले तो सेल डाई हो सकता है। क्योंकि हम यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। हाँ बिल्कुल, जया ने शायद आंसर भी पुट कर दिया है, 3 to 7 मिनट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कैरी ऑन, कैरी ऑन। बिल्कुल बिल्कुल, ये डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है कि कितना मिनट तक ब्रेन में O2 नहीं जाएगा तो ब्रेन के सेल जो है वो डैमेज हो जाएंगे। प्रियंका वेरी गुड मॉर्निंग, गॉट इट एवरीवन। आसिफ बेटा, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो 3 to 7 लिखना है, एग्जैक्टली हम 5 मिनट बोल सकते हैं, एग्जैक्टली हम 5 मिनट बोल सकते हैं। 3 to 7 दैट इज अ रिपीटेटिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन, बार बार पूछे जाने वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन है। 3 to 7, some books 3 to 5, some books giving 3 to 5, but there's a minimum, that is a maximum, minimum, that is a maximum. Okay fine, one more MCQ, O2 consumption by these in increase approximately। देखिए हम लोग जब वाइटल साइन पढ़ेंगे, वाइटल साइन में हम लोग टेम्परेचर पढ़ेंगे। जब आपके बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आपकी बॉडी में O2 डिमांड बढ़ जाती है। ध्यान से देखना, जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आपकी बॉडी में O2 डिमांड बढ़ जाती है। या क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, ध्यान से देखें, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे कि यदि 1 डिग्री सेल्सियस आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ा तो कितना प्रतिशत O2 डिमांड बढ़ेगा। मतलब माय डियर, यदि हम बॉडी टेम्परेचर की बात करें, यदि हम बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली 37 डिग्री सेल्सियस होता है, नॉर्मली 37 डिग्री सेल्सियस होता है। दिस इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। और यदि ये 37 से +1 हुआ और ये 38 डिग्री सेल्सियस हो गया तो कितना बढ़ा, 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस। तो आपकी बॉडी में लगभग 13% O2 डिमांड गोइंग टू बी राइजेस अप। दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन। बिल्कुल उर्मिला, सुरेश, आप सही आंसर पुट कर, विक्रम सही आंसर पुट कर रहे हो। ये डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है कि यदि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है तो हाउ मच परसेंटेज ऑफ O2 डिमांड गोइंग टू बी राइजेस अप। तो आपको आंसर क्या लिखना है, 13%। और वही यदि आपसे एग्जाम में पूछे 1 डिग्री फ़ारेनहीट तो आपको लिखना है 7%। 1 डिग्री फ़ारेनहीट का पूछेंगे तो आपको लिखना 7%, 7%, 7%। दोनों एग्जाम के क्वेश्चन है, दोनों एग्जाम के क्वेश्चन है। बिल्कुल 1 डिग्री फ़ारेनहीट की हम बात करें तो आप सभी को पता नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट होता है। और यही यदि बढ़ करके 99.6 डिग्री फ़ारेनहीट हो गया, दैट गोइंग टू बी राइजेस अप। कितना बढ़ेगा O2 डिमांड, 7%। कितना O2 डिमांड बढ़ेगा, 7%। ये दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीटेटिव क्वेश्चन है। रिपीटेटिव का मतलब बार बार पूछे जाने वाला MCQ। ओके फाइन, ओके फाइन, विल गो फर्दर, विल गो फर्दर। We are going to see further. Insensible loss of water by the lungs. Again your competitive exam question. आगे मैं आपको रीनल सिस्टम में डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट मैं ये सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिगार्डिंग चीजों को डिस्कस करना चाहता हूं। जब हम पढ़ते हैं इनटेक, जब हम पढ़ते हैं इनटेक और एक पढ़ते हैं आउटपुट, एक हम पढ़ते हैं आउटपुट। और आउटपुट में जब हम पढ़ते हैं इनसेंसिबल, देखिए बच्चों, इनसेंसिबल को हम इनविजिबल भी बोल सकते हैं, इनसेंसिबल को हम इनविजिबल भी बोल सकते हैं। इनसेंसिबल और इनविजिबल का मतलब दैट कैन नॉट बी फाइंड आउट, हम देख नहीं सकते बट वाटर लॉस होता है, देख नहीं सकते बट वाटर लॉस होता है। तो मैंने पुट किया लंग्स में, मैंने पुट किया यदि लंग्स की हम बात करें तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, सांस लेते समय, सांस छोड़ते समय 24 आवर्स में लगभग 400 to 600 ml, देखिए बच्चों 400 to 600 ml वाटर लॉस होता है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, स्किन से जो वाटर लॉस होता है उसको भी हम इनसेंसिबल बोलते हैं।
स्किन से वाटर लॉस होता है, उसको भी इनसेंसिबल इनविजिबल बोलते हैं, जो लगभग जो है वो 600 टू 800 ml होता है। ये क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन भी आपको कॉम्पिटिटिव, बिल्कुल उषा ने सही लिखा है, ये क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। यदि हम इनसेंसिबल की बात करें, इनसेंसिबल को हम इनविजिबल बोलते हैं, और लंग के द्वारा ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन 400 टू 600 ml लॉस होता है, और वही स्किन की हम बात करें तो 600 टू 800 लॉस होता है। 600, बिल्कुल बच्चों आप कैरी ऑन करें, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं साथ साथ में। that I want really कैंडी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, बिल्कुल बिल्कुल। लवप्रीत कंबोज, बहुत बढ़िया सही आंसर पुट करें। स्किन का पूछेंगे तो 600 टू 800 लिखना है, और यदि आपको लंग्स का पूछेंगे तो 400 टू 600 लिखना है। ओके फाइन। नेक्स्ट मैंने एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पुट किया है, वेयर डज Hb बाइंड विथ ऑक्सीजन। आप सभी को पता है कि ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम कौन करता है? लंग्स करता है। कौन करता है? लंग्स करता है। जब ब्लड को लंग्स प्यूरिफाई करता है तो लंग्स में जाकर के ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड होता है? हीमोग्लोबिन। किसके साथ बाइंड होता है? हीमोग्लोबिन। राम जानकी, वेरी गुड मॉर्निंग डियर, गॉट इट। सुल्तान, वेरी गुड मॉर्निंग। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि वेयर डज हीमोग्लोबिन बाइंड विद द O2। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कौन से ऑर्गन में होता है? तो आपको सीधा आंसर क्या लिखना है? लंग्स। संध्या बिल्कुल सही, सीधा आंसर क्या लिखोगे? लंग्स। उर्मिला, संध्या, हिंदू, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बेटा। नेक्स्ट मैंने पूछा नॉर्मल रेस्पिरेशन। ये क्वेश्चन बहुत बच्चों ने गलत करके आते हैं। क्या होता है कि हम लोग सिस्टर नैन्सी में पढ़े आते हैं 16 से 24। आज मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूं। नॉर्मल जो रेस्पिरेटरी रेट होता है बच्चों, वो 12 से 20 होता है। नॉर्मल जो रेस्पिरेटरी रेट होता है 12 से 20 होता है। इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखना। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ एमसीक्यू। धनलक्ष्मी, बिल्कुल। रेनू, वेरी गुड मॉर्निंग डियर। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है कि व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट 12 टू 20। देखिए बच्चों, एक ड्रग पढ़ते हैं हम लोग, ड्रग का नाम है मॉर्फिन सल्फेट, और ये ड्रग हम MI में पढ़ते हैं। मॉर्फिन सल्फेट का काम होता है दैट इज अ डिक्रीज डिमांड ऑफ ऑक्सीजन, डिक्रीज डिमांड ऑफ O2, और ये किस में देते हैं? इफ द पेशेंट सफर विद द MI में देते हैं, और कैंसर वाले पेशेंट को भी देते हैं। मॉर्फिन सल्फेट ड्रग का साइड इफेक्ट बताता हूं। देखिए, मॉर्फिन सल्फेट ड्रग का साइड इफेक्ट क्या होता है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ध्यान से देखना बच्चों, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जो है ये किसका साइड इफेक्ट है? ये मॉर्फिन सल्फेट का। किसका है? मॉर्फिन सल्फेट। इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि एज ए नर्स जब आप पेशेंट को मॉर्फिन सल्फेट एडमिनिस्टर करते हैं तो कौन सा पैरामीटर मॉनिटर करोगे? तो आपको आंसर क्या लिखना है? रेस्पिरेटरी रेट। क्या लिखना है? रेस्पिरेटरी रेट। मैं डिगॉक्सिन जब पढ़ाऊंगा, डिजिटालिस जब पढ़ाऊंगा, वहां हम हार्ट रेट की बात करेंगे। बट क्वेश्चन यदि ऐसा एग्जाम आता है कि मॉर्फिन सल्फेट चल रही पेशेंट को, तो नर्स का काम है कौन सा पैरामीटर मॉनिटर करना? तो रेस्पिरेटरी रेट। बिकॉज जैसे ही पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट लेस देन 12 ब्रीथ होता है, लेस देन 12 ब्रीथ पर मिनट होगा, तो मॉर्फिन को बंद कर देना है। स्टॉप द मॉर्फिन। और ये यदि लेस देन 10 होगा, दैट इंडिकेटिंग रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। क्या इंडिकेट करता है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। दो पैरामीटर मैंने आपको क्लियरली बताया है। यदि आपके रेस्पिरेटरी रेट जो है लेस देन 12 आता है तो मॉर्फिन सल्फेट को बंद कर देना, और लेस देन 10 मिलता है तो इंडिकेट करेगा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। क्या इंडिकेट करेगा? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि मॉर्फिन सल्फेट चल रहा पेशेंट को एज ए नर्स कौन सा वाइटल साइन मॉनिटर करेगी? तो आपको आंसर वहां पर क्या लिखना होगा बच्चों? रेस्पिरेटरी रेट। क्या मॉनिटर करना होगा? रेस्पिरेटरी रेट। क्यों मॉनिटर करना है? क्योंकि ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करता है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करता है, उस समय मॉर्फिन को क्या कर देना? बंद। बिल्कुल, थैंक यू सो मच बच्चों। वी आर क्रॉसिंग 600, बट लाइक करना अभी भी आप भूल रहे हैं। लाइक इट एवरीवन। दिस इज योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज योर प्रायोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फटाफट पुट करिएगा, फटाफट लाइक करना ना भूलें। ओके फाइन। यहां मैंने आपको नॉर्मल रेस्पिरेशन बताया, तो आज के बाद नॉर्मल रेस्पिरेशन कितना बताओगे? 12 टू 20। फॉरगेट 16 टू 24। फॉरगेट इट एवरीवन राइट नाउ। 16 से 20, क्योंकि ये दिल्ली एम्स का क्वेश्चन है। और ब्रीथ रेस्पिरेशन बढ़ता है। कितना ब्रीथ रेस्पिरेशन बढ़ता है? ध्यान से देखिए बेटा, कितना ब्रीथ रेस्पिरेशन बढ़ता है। तो वहां पर आपको आंसर क्या लिखना? 4 ब्रीथ। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा। 1 डिग्री सेल्सियस कैन इंक्रीज हाउ मेनी ब्रीथ? तो आपको आंसर लिखना है 4 ब्रीथ। क्या आंसर लिखना है? 4 ब्रीथ।
कैरी ऑन हो रहा है, इट इज विजिबल फॉर एवरीवन, विजिबल फॉर एवरीवन, ओके फाइन। तो ये एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी भी हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टार्ट नहीं किया है, हम उस हर पॉइंट को डिस्कस करना चाहते हैं जहां पर आप छोटी छोटी मिस्टेक करके आते हो, आते हुए भी गलत करके आते हो। और ये जितने भी मैंने पॉइंट यहां पर आपको डिलीवर किए हैं, ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दोबारा यदि पूछते तो आपके सारे पैरामीटर करेक्ट होने चाहिए, देन ओनली वी आर गेटिंग सिलेक्शन, ओनली वी आर गेटिंग सिलेक्शन। आई होप कि इसके बाद आप दोबारा मिस्टेक ना करें, दोबारा मिस्टेक ना करें। ओके फाइन, ओके फाइन, विल गो फर्दर, विल गो फर्दर। वी आर गोइंग टू सी द रेस्पिरेटरी साइकिल, रेस्पिरेटरी साइकिल। देखिए ये जो 5 मिनट में 1 मिनट में जो टेक्निकल एरर आता है, ये बता देता कि पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं और सब टाइम पास करने वाले बच्चे कितने हैं। बट बड़ा मजा आता है इस तरह के इंटरप्शन से, पता चलता है कि कौन कौन बच्चा स्टिल वेट कर रहा है, जो रियल में पढ़ना चाहता है, जो रियल में पढ़ना चाहता है, और कौन कौन है जो मौका ढूंढता है कि कैसे ही करके एक बार इंटरप्रेशन आए या इंटरप्ट हो, हम जाके रेस्ट करें, हमें बहाना मिल जाए। बट यही जिंदगी है, ठोकरें खाएंगे, गिरेंगे, उठेंगे, फिर चलेंगे, फिर गिरेंगे, उठेंगे, फिर चलेंगे। दैट इज अ वे हाउ टू रीच टूवर्ड्स द गोल, टूवर्ड्स द गोल। तो जो इस जर्नी में साथ है वो सेलेक्ट होगा। जो जर्नी में बीच बीच में अपने आप को क्विट करने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है उसको आने वाले 1 और 2 साल का वक्त और लग जाए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आएगा। ये आपकी अपनी जेएनसी इस तरीके से डेडिकेटिव वर्क फिर से नहीं कर पाएगी, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में टाइम नहीं मिलता है। अभी आपके पास मौका है इन जेएनसी टीम से, क्योंकि क्वालिटेटिव स्टडी करने का इससे अच्छा मौका आपको कभी नहीं मिल सकता। जेएनसी टीम पूरी तरीके से प्रिपेयर है, फुल एनर्जी के साथ आपको हर लेक्चर डिलीवर करने की कोशिश करती है, क्योंकि लॉकडाउन में उनके पास वक्त है, वो चाहते हैं कि वो अपना नॉलेज आप तक डिलीवर करें। आने वाले टाइम में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने के बाद टाइम नहीं मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा, और ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हाथ से खो दोगे। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे ही दिल्ली एम्स का एग्जाम होता है, जितने भी क्रैश कोर्स के वीडियो आपको दिख रहे हैं, ये प्राइवेट कर दिए जाएंगे, ये प्राइवेट कर दिए जाएंगे, उसके बाद देखने को नहीं मिलेगा। तो इस मौके को हाथ से ना जाने दें, इस मेहनत को हाथ से ना जाने दें। इट इज घर बैठे, कहते नहीं घर बैठे ये चीजें मिल रही है, क्योंकि जेएनसी हर घर में पहुंच चुका है, हर घर में जेएनसी पहुंच चुका है। और नर्सिंग ऑफिसर को बोला, बेटा उठ खड़ा हो, हम आपके पीछे खड़े हैं, आप मेहनत करो, आपका सिलेक्शन होना तय है। और इस मौके को यदि हाथ से खो दोगे तो फिर कोई आके आपकी उंगली नहीं पकड़ेगा। तो बी पॉजिटिव, स्टे हेल्थी, कैरी ऑन योर जर्नी विद जेएनसी फैमिली। ओके फाइन। रेस्पिरेटरी साइकिल की बात करें तो रेस्पिरेटरी साइकिल में 3 एलिमेंट्स होते हैं। हम लोग कार्डिक साइकिल की बात करें, वहां पर भी हम 3 एलिमेंट्स पढ़ते हैं। यदि रेस्पिरेटरी साइकिल की बात करें तो यहां पर हम 3 एलिमेंट्स पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, एक तो ड्यूरेशन पूछते हैं, एक तो इंस्पायरेशन का ड्यूरेशन पूछते हैं, एक एक्सपायरेशन का ड्यूरेशन पूछते हैं, और कभी कभी मूवमेंट पूछे जाते हैं, चेस्ट के मूवमेंट पूछे जाते हैं कि रिब्स कहां जा रहा है, स्टर्नम कहां जा रहा है। ये चीजें आपको याद रखना बहुत जरूरी होगा। दिनेश वेरी गुड मॉर्निंग। पंकज आप नहीं सुधरे हो, पंकज आप नहीं सुधरे हो बेटा। आई वॉचिंग एवरीथिंग माय डियर, आप नहीं सुधरे हो। फोकस एट वन प्लेस, चाहे आपको जहां बेहतर लगे, आपका सिलेक्शन पक्का है, आपका सिलेक्शन पक्का। रेस्पिरेटरी साइकिल की मैं बात करूं, इंस्पायरेशन। देखिए अब जब आप सांस को अंदर लेते हो, जब आप सांस को अंदर लेते हो तो क्या क्या चेंजेस मिलेगा, क्या क्या चेंजेस मिलेगा, ध्यान से देखना। बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन है। मैंने लिखा है डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिब्स मूव अपवर्ड, रिब्स जो है वो अपवर्ड आएगा लगभग 1.2 से 2.5, 1.2 से 2.5। देन आउटवर्ड स्टर्नम जो है वो भी आउटवर्ड आएगा। ये मैकेनिज्म देखना बहुत जरूरी है, मैकेनिज्म देखना बहुत जरूरी है। और इसका टाइम कितना लगता है, 1 से 1.5 सेकेंड, 1 से 1.5 सेकेंड। थैंक यू जतिन, गॉट इट एवरीवन, गॉट इट एवरीवन। देखिए आपने सांस अंदर लिया, तो सांस अंदर लेते हम क्या करें, डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करें। जैसे डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिब्स जो है वो ऊपर की ओर मूव हो रहा है और बाहर की ओर मूव हो रहा है, और उसी समय स्टर्नम भी क्या हो रहा है, बाहर की ओर निकल रहा है। जैसे आपने देखा कभी आर्मी की वैकेंसी में गए हो, आर्मी की या इंडियन कोई भी एयरफोर्स की वैकेंसी में आप गए होंगे जहां फिजिकल होता है, तो हम सांस को अंदर खींचते हैं ताकि चेस्ट जो है बाहर की ओर आए, चेस्ट जो है बाहर की ओर आए। जब सांस को अंदर खींचते तो मूवमेंट क्या होगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा। रिब्स जो है क्या होगा, अपवर्ड आएगा देन आउटवर्ड आएगा,
अपवर्ड देन आउटवर्ड आएगा, देन स्टर्नम बाहर की ओर आएगा, और इसका ड्यूरेशन एग्जाम में आता है 1 से 1.5 सेकंड, 1 से 1.5 सेकंड। गॉट इट एवरीवन, गॉट इट एवरीवन, 1 से 1.5 सेकंड। ओके फाइन, ओके फाइन, विल गो फर्दर। जस्ट ऑपोजिट मूवमेंट देखना है, जस्ट अपोजिट मूवमेंट यहां पर अपने को देखना है। इंस्पायरेशन आपने देखा, यहां पर देखना एक्सपायरेशन। देखिए बच्चों, मैंने फिर से बताया एक्सपायरेशन के बारे में, जो चीजें इंस्पायरेशन हुआ था कम्स टू द नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन। इसमें डायफ्राम क्या हो जाएगा, रिलैक्स। यहां क्या था, कॉन्ट्रैक्ट। यहां डायफ्राम क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। रिब्स मूव डाउनवर्ड, रिब्स जो है डाउनवर्ड होगा, देन अंदर चला जाएगा, इनवर्ड होगा, और स्टर्नम जो है वो इनवर्ड होगा, और ड्यूरेशन 2 to 3 सेकंड, ड्यूरेशन 2 to 3 सेकंड। ध्यान से देखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में ड्यूरेशन पूछा जाता है, ये ड्यूरेशन पूछा जाता है, मूवमेंट पूछा जाता है, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, और थर्ड यहां पर मैंने पुट किया पॉज, थर्ड पुट किया पॉज। अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आए कि रेस्पिरेटरी साइकिल में कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो आपको आंसर क्या लिखना, 3। आपको आंसर क्या लिखना, 3। रणवीर, लव यू टू माय डियर, आंसर क्या लिखना, 3। गॉट इट एवरीवन। इंस्पायरेशन में मैंने पुट किया है डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्सपायरेशन में डायफ्राम रिलैक्स हो रहा है। इंस्पायरेशन में रिब्स जो है वो अपवर्ड आउटवर्ड आ रहा है, इंस्पायरेशन में डाउनवर्ड और इनवर्ड हो रहा है। यहां स्टर्नम जो है वो आउटवर्ड आ रहा है, यहां स्टर्नम क्या हो रहा है, इनवर्ड। तो एक मैकेनिज्म को याद कर लोगे, दोनों याद हो जाएगा, और दोनों का ड्यूरेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इंस्पायरेशन का 1 से 1.5 सेकंड लिखना है, और एक्सपायरेशन का 2 to 3 सेकंड लिखना है, 2 to 3 सेकंड। ये दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिपीटेटिव क्वेश्चन है बच्चों, याद रखना। इंस्पायरेशन के मूवमेंट, एक्सपायरेशन के मूवमेंट याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। और थर्ड स्टेप्स क्या है, पॉज। पॉज का मतलब क्या होगा, रुकना। आप लोग टीवी चलाते चलाते पॉज करते हो, मतलब सांस लेना, सांस को छोड़ना, रुकना। एक साइकिल पूरा होगा और आपको एक ब्रीथ फेल्ट होगा, फिर सांस को लेना, सांस को छोड़ना, दूसरा साइकिल पूरा होगा, फिर 2 ब्रीथ आपको फेल्ट होगा, 2 ब्रीथ आपको फेल्ट होगा। गॉट इट एवरीवन, गॉट इट एवरीवन। दिस इज द इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन और पॉज। बच्चों, आपके लोगो जो है अभी भी मुझे पूरे नहीं मिल रहे हैं, आप अभी भी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। मैं बार बार आपको क्यों बोल रहा हूं, शायद वक्त हाथ से निकल जाएगा, समझने में देरी ना हो जाए। I want to see who people who are the student they have trust on JNC जोधपुर। Then I want to see कौन कौन से बच्चे जो विजिटिंग स्टूडेंट है, विजिटिंग का मतलब सब जगह घूमने वाले बच्चे कौन कौन से हैं, एक जगह टिक के पढ़ने वाला बच्चा कौन सा है, इस लोगो से मुझे वेरीफाई हो जाएगा। और दैट इज अ वे हाउ टू वेरीफाई। मैं हमेशा कहता हूं टीचर है 4 आईज, टीचर है 4 आईज। आई ऑब्जर्व एवरीथिंग, मैं सब ऑब्जर्व करता हूं बच्चों, सारी चीजें ध्यान से देखता हूं। लोगो नहीं लगाने का रीजन क्या हो सकता है, क्योंकि अभी भी दिल में और मन में खोट भरी होगी, अभी भी सोच रहे हैं वो थाली का लड्डू भी खा लूं, वो थाली का लड्डू भी खा लूं, ये थाली का लड्डू भी खा लूं। ज्यादा दिन नहीं खाने दूंगा मैं। जो बच्चे सिंसियरली पढ़ रहे हैं उन्हीं को अलाउ करूंगा। अगेन एंड अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, इफ यू रियली ट्रस्ट ऑन जेएनसी जोधपुर, लोगो लगाना ना भूलें। दिस इज अ वन वे यू शुड रिप्रेजेंट योरसेल्फ, यू आर हॉनेस्ट टुवर्ड्स जेएनसी। इसके अलावा कुछ नहीं मांगा मैंने आपसे, कुछ भी नहीं मांगा। मैं बार बार समझा रहा हूं, शायद समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को, और कहीं वक्त हाथ से ना निकल जाए, वक्त हाथ से ना निकल जाए। ओके फाइन, नेक्स्ट पुट करो। रेस्पिरेटरी साइकिल में तीनों चीजें हमने पूछी। अब फाइनली मैं कुछ एमसीक्यू के साथ फर्दर स्टार्ट करता हूं रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, एमसीक्यू हम क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। हाउ मेनी O2 मॉलिक्यूल्स बाउंड टू द हीमोग्लोबिन टू गिव 50% सैचुरेशन, मतलब कितने जो है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है जो हीमोग्लोबिन से बाउंड होगा और 50% सैचुरेशन देगा, 50% सैचुरेशन देगा। ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी O2 मॉलिक्यूल्स बाउंड टू द हीमोग्लोबिन गिव 50% O2 सैचुरेशन, 50% O2 सैचुरेशन देंगे। ध्यान से देखना, मैंने ऑप्शन पुट किया 6, 4, 2, 7. Put the right answer, everyone. Put the right answer. I want to see everyone. Put the right answer. Put the right answer. Which is the right answer? A, B, C, D. A, B, C, D. फटाफट आंसर पुट करें। D नहीं होगा, D नहीं होगा, ध्यान से देखना, D नहीं होगा, D नहीं होगा। B, A, C तीनों में से फाइंड आउट करें, D नहीं होगा। शाबाश शाबाश शाबाश, फटाफट आंसर पुट करें। I want from everyone. Put it everyone. Yes. अभी भी बता रहा हूं, D नहीं होगा, मैं और बता देता हूं, A भी नहीं होगा,
ए भी नहीं होगा। अब मुझे आप आंसर बताएं, इससे आसान एमसीक्यू नहीं मिलेगा बच्चों। राइट आंसर क्या होगा? सी, क्योंकि 4 जो मॉलिक्यूल्स है वो 100% देते हैं। मैंने यहां 2 पुट किया, यहां पर ध्यान से देखिएगा। हीमोग्लोबिन कैन बाइंड विद द मैक्सिमम 4 O2 मॉलिक्यूल। दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन। यदि 4 मॉलिक्यूल पे बाइंड होगा तो 100% O2 देगा, और 4 का आधा कर देंगे 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा तो कितना देगा? 50%। कितना देगा? 50%। फटाफट पुट करिएगा राइट आंसर यहां पर कौन होगा? राइट आंसर यहां पर कौन होगा? फटाफट पुट करिएगा। ए बी सी डी। आई थिंक इससे इजी आंसर नहीं होगा। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट बेटा, बहुत बढ़िया। ओके फाइन, ओके फाइन, विल गो फर्दर। So for obtaining 50% saturation, only 2 molecule of oxygen should be bounded. मैंने 50% की बात की थी, तो अपने को 2 मॉलिक्यूल चाहिए। जब 100% की बात करेंगे तो अपने कितने मॉलिक्यूल चाहिए? 4 मॉलिक्यूल चाहिए। कितने मॉलिक्यूल चाहिए? 4 मॉलिक्यूल चाहिए। ओके फाइन, नेक्स्ट एमसीक्यू पुट करता हूं मैं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन पुट करता हूं, दैट यू कैन सी एवरीवन, दैट यू कैन सी एवरीवन। That you can see everyone. Finally, we are going to start respiratory system. We are going to start respiratory system. Okay, I will put it with answer. I will put with answer. कभी कभी कुछ टेक्निकल चीजों में एरर आने की वजह से पीपीटी डिस्प्ले नहीं होती है, तो मैं कंप्लीट पीपीटी पुट कर देता हूं ताकि आप सब तक जो चीजें पहुंचनी चाहिए मैं पहुंचा पाऊं। क्वेश्चन के साथ बहुत सारी चीजें मैंने यहां पर ऐड कर दी बचाओ। पहला लिखा ऑल आर द ऑर्गन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एक्सेप्ट नोज, ट्रैकिया, फारिंक्स, लैरिंक्स। आपका आंसर है ट्रैकिया, आंसर भी दिख रहा है। यहां पर मैंने 3-4 चीजें डिलीवर की है जो आपको बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिस्टर्ब करती हो, एग्जाम में पूछी जाती हो। देखिए, पहला लिखा मैंने कि ऑल द ऑर्गन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ऑल द ऑर्गन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। उसके बाद में मैंने पूछा एक्सेप्ट, मतलब कौन सा ऑर्गन है जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं आता है, तो आपको ऑप्शन क्या लिखना? ट्रैकिया। मैं बताऊंगा आपको अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में। ओके फाइन, ओके फाइन। दूसरा, फिजिशियन ऑर्डर ऑरल एज वेल एज नेजल सक्शन, तो क्लाइंट ऑलवेज फर्स्ट डू सक्शन माउथ। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ, देखना। जब भी पेशेंट को सक्शन के लिए डॉक्टर एडवाइस करेगा और माउथ और नोज दोनों है, तो प्रीफर किसको करना? माउथ। क्यों? माउथ में जब भी हम सक्शन कैथेटर पुट करेंगे तो गैग रिफ्लेक्स स्टिमुलेट होगा, गैग रिफ्लेक्स स्टिमुलेट होगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बच्चों। क्वेश्चन क्या है? फिजिशियन ने ऑर्डर किया है ऑरल और उसके साथ नेजल, और तो आपको प्रीफर कौन सा करना है? तो आपको आंसर क्या रखना? माउथ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस। डॉक्टर ने माउथ लिखा है, नोज दोनों लिखा है, माउथ लिखा है, नोज दोनों लिखा है, तो प्रीफर किसको करना है? माउथ को। प्रीफर किसको करना है? माउथ को। दूसरी बात, oropharyngeal used for the unconscious, oropharyngeal also used for the unconscious because it stimulate the gag reflex। एक ये भी क्वेश्चन बनेगा कि अनकॉन्शियस पेशेंट को कौन से रूट से सक्शन करना है। मैं आपको सारे सक्शन की चीजें यहां बता दूंगा। यदि अनकॉन्शियस पेशेंट है तो कौन से रूट से सक्शन करना होगा, और नोज लिखा होगा, माउथ लिखा होगा, ट्रैकेस्टोमी लिखा होगा, एंडोट्रैकियल ट्यूब लिखा होगा, चारों में से आपको सेलेक्ट करना होगा। तो आपको आंसर क्या लिखना है? ओरोफैरिंजियल। They allow 20 to 30 second interval between each suction limit, suction to be 5 minutes। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, मैं शॉर्टली आपको बताना चाहूंगा यहां पर, ये फटाफट आप नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर मैं आपको पूरा बताना चाहता हूं सक्शन कहां से करते हैं, ड्यूरेशन क्या होता है, कितने टाइम तक कर सकते हैं। नॉर्मल सलाइन और वाटर सोल्यूबल जेल यूज फॉर द लुब्रिकेंट सक्शन कैथेटर, परफॉर्म माउथ केयर फॉर एवरी 2 आवर्स। यदि किसी पेशेंट को माउथ सक्शन चल रहा है, ओरोफैरिंजियल सक्शन चल रहा है, तो हर 2 घंटे से आपको क्या करना होगा? पेशेंट का माउथ केयर करना होगा, तो प्रिवेंट डिपोजिशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दैट इज अ वे हाउ टू नर्स डू द केयर, नर्स डू द केयर। 3-4 चीजें मैंने यहां क्लियरली पुट की, ध्यान से देखिएगा। अनकॉन्शियस लिखा हुआ बेटा, मंदाकिनी, ध्यान से देखो, इतना भी आई कमजोर नहीं होगी आपकी। ग्रीन कलर में अनकॉन्शियस लिखा हुआ है, प्रोनाउंस कर रहा हूं, साथ में प्रोनाउंस भी कर रहा हूं। माउथ लिखा हुआ ग्रीन कलर में, आई होप कि इजी टू रिमेंबर। बिल्कुल पीके नो क्वाल, बिफोर एंड आफ्टर एनी सक्शन वी शुड एडमिनिस्टर 100% O2, 100% O2। गॉट इट एवरीवन? ओके फाइन। अब मैं शॉर्टली आपको बताना चाहूंगा यहां पर सक्शन के बारे में, ओरोफैरिंजियल, नेजोफैरिंजियल, जितने भी सक्शन के टाइप है, ड्यूरेशन है, इस तरह की चीजें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। शॉर्टली आई विल डिस्कस हियर बच्चों, आई विल डिस्कस विद यू।
आई विल डिस्कस विथ यू, डोंट वरी। हम स्टार्ट करें फाइनली रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम हम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, यदि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, दो चार चीजें मैं आपको फटाफट बता देता हूं। रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है मेनली कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑर्गन, मेनली कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑर्गन। ओके फाइन। देखिए, एक इमेज भी पुट करता हूं मैं यहां पर। ये पर्सन है, ये उसका नोज है, ये माउथ है, देन फेरिंक्स है, देन लैरिंक्स है। दैट इज अ माउथ, दैट इज अ पुट इन द नोज, देन फेरिंक्स, देन लैरिंक्स। लैरिंक्स। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सबसे हम पहले बात करते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की मैं बात करूं तो कौन कौन सा ऑर्गन है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का सिंपल मीनिंग मैं बताऊं, द ऑर्गन विच लोकेटेड आउटसाइड द थॉरैक्स, वो ऑर्गन जो थॉरैक्स के बाहर लोकेटेड होता है। इजी टू रिमेंबर, द ऑर्गन विच विल लोकेटेड आउट ऑफ द थॉरैक्स। सिंपल वे में मैं पुट करूं, organ which located out of thorax, समझ में आ गया। मतलब थॉरैक्स का मतलब थॉरैक्स कंसिस्ट ऑफ 25 बोन, थॉरैक्स कंसिस्ट ऑफ 25 बोन। गॉट इट एवरीवन। जो ऑर्गन थॉरैक्सिक कैविटी के बाहर लोकेटेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑर्गन। इसका एग्जांपल मैं यहां पर पुट करता हूं, जैसे मैंने पुट किया नोज, ध्यान से देखना बच्चों, बहुत सारी चीजें यहां बताऊंगा। नोज को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। नोज को हम क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, क्योंकि नोज जो है वो रेस्पिरेशन का प्राइमरी ऑर्गन होता है, दैट इज अ प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। गॉट इट एवरीवन। ओके, दूसरी बात, नोज के बाद कौन आता है, फेरिंग्स। नोज के बाद कौन आता है, फेरिंग्स। देखिए बच्चों, फेरिंग्स को हम किस नाम से बोल सकते हैं, हम फेरिंग्स को बोलते हैं थ्रॉट। क्या बोलते हैं, थ्रॉट, क्योंकि फेरिंग्स जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हम पढ़ा, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी रोल प्ले करता है। यहां पर मैं आपको बात करूं रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो यहां पर भी रोल प्ले करता है। ओके, नेक्स्ट मैंने पुट किया लैरिंग्स। और लैरिंग्स को हम क्या बोल सकते हैं, वोकल कोड। क्या बोलते हैं, वोकल कोड बोल सकते हैं, या माय डियर वॉइस बॉक्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वॉइस बॉक्स बोल सकते हैं, वॉइस बॉक्स। क्योंकि लैरिंग्स जो है वो वोकलाइजेशन का काम करता है, साउंड प्रोडक्शन का काम करता है। लैरिंग्स जो है साउंड प्रोडक्शन का काम करता है। आपको याद होगा कल मैंने एंडोक्राइन की एक क्लास के अंदर आपको बताया था, पेशेंट को थायरोइडेक्टमी करते हैं, और थायरोइडेक्टमी में लैरिंजियल नर्व कटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो थायरोइडेक्टमी के बाद एज ए नर्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, हम पेशेंट को बोलते हैं स्पीक इट। यदि पेशेंट बोल पा रहा है मतलब लैरिंजियल नर्व प्रेजेंट है, साउंड नहीं आ रहा मतलब लैरिंजियल नर्व कट हो गया। थायरोइडेक्टमी, टॉन्सिलेक्टमी, फेरिंजेक्टमी, ट्रैकेस्टोमी मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। बट यहां पर आपको ध्यान रखना है, nose, pharynx और larynx, these are the upper respiratory tract organ, upper respiratory tract organ. Got it everyone? Got it everyone? Shortly मैं पुट करता हूं lower respiratory tract, shortly मैं यहां पर पुट करता हूं lower respiratory tract। ध्यान से देखना बच्चों, अगेन मैं पुट कर रहा हूं lower respiratory tract। देखिए बेटा, ये पेशेंट है, ये उसका नोज है, ये माउथ है, फेरिंक्स हो गया, लैरिंक्स हो गया। यहां तक तो क्या था, ये थॉरैक्स के बाहर के ऑर्गन है। अब नेक्स्ट जो आएगा दैट इज द माय डियर ट्रैकिया, दैट इज द ट्रैकिया। और ट्रैकिया के बाद में कौन आता है, ब्रोंकाई। कौन आता है, ब्रोंकाई। ध्यान से देखना बच्चों, ये आपकी हो गई राइट ब्रोंकाई, ये आपकी हो गई लेफ्ट ब्रोंकाई। एक और क्वेश्चन बनता है यहां पर, एक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन बनता है, राइट ब्रोंकाई जो है वो 2.5 सेंटीमीटर होगा बेटा, और लेफ्ट ब्रोंकाई जो है वो 5 सेंटीमीटर होगा। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ राइट ब्रोंकाई, व्हाट इज द लेंथ ऑफ लेफ्ट ब्रोंकाई। बिकॉज डियर राइट ब्रोंकाई फर्दर डिवाइडेड इनटू 3, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। लेफ्ट ब्रोंकाई फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, प्राइमरी और सेकेंडरी। ओके फाइन। देखिए राइट ब्रोंकाई की हम बात करें तो राइट ब्रोंकाई फर्दर जाके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी 3 में डिवाइड होती है। लेफ्ट वाली जो है 2 में होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। दैट मींस माय डियर दैट इज अ ब्रोंकाई में प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्सरी हो गया।
इधर कौन हो गया, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया। अब क्या होगा डियर, ये जो राइट ब्रोंकाइट जो है इसको हम देखें, इस तरीके से आपके लंग्स होते हैं, इस तरीके से आपके लंग्स होंगे, ध्यान से देखिएगा, दैट इज योर लंग्स, दैट इज योर लंग्स, इस तरीके से लंग्स होते हैं। लंग्स में हमने देखा राइट लंग्स में 3 लोब है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और लेफ्ट में कितना है, 2 लॉब्स है, लेफ्ट में कितना है, 2 लॉब्स है। दैट मींस माय डियर, ये ब्रोंकाई जो है ये फर्दर जाके क्या बनाएगी, ब्रोंकियोस, क्या बनाएगी, ब्रोंकियोस, ब्रोंकियोस क्या बनाएगी, एल्यूलाई डक्ट, क्या बनाएगी, एल्यूलाई डक्ट, और लास्ट में क्या बनेगा बच्चों, लास्ट में एल्यूलाई बनेगा, क्या बनेगा, एल्यूलाई बनेगा। तो दीज आर द ऑर्गन ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दीज आर द ऑर्गन ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। गॉट इट एवरीवन, गॉट इट एवरीवन। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन आएगा, ट्रैकिया आएगा, ब्रोंकाई आएगा, ब्रोंक्यूल्स आएगा, एल्यूलाई डक्ट आएगा, एल्यूलाई आएगा, लंग्स आएगा। दीज आर द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और ट्रैकिया का दूसरा नाम लिखना ना भूले, विंड पाइप बोलते हैं इसको, इसको हम विंड पाइप बोलते हैं, ट्रैकिया का दूसरा नाम विंड पाइप। तो that is these are the lower respiratory tract organ. Got it everyone? This is the lower respiratory tract organ. Never forget, मैं डिफरेंस क्या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन सा, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन सा है, याद दिलाना चाहूंगा। मैंने अभी आपको सक्शन की बात की। यदि हम बात करें, यदि हम सक्शन की बात करें, यदि हम सक्शन की बात करें बेटा, यदि हम सक्शन की बात करें तो सक्शन यदि आप माउथ के द्वारा कर रहे हैं, यदि आप नोज के द्वारा कर रहे हैं, तो याद रखना ये पर्पस क्या होगा, डू द सक्शन इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। यदि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सक्शन करना होगा तो आप किसके द्वारा कर सकते हो, माउथ के द्वारा कर सकते हो, नोज के द्वारा कर सकते हो। दैट विल बी फॉर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। समझ में आ गया? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ऑर्गन कौन था, नोज था, फेरिंक्स था, लेरिंक्स था, नोज था, फेरिंक्स था, लेरिंक्स था। राजेश मैं आऊंगा, सब्र करो बेटा, मैं जब ट्रैकिया पढ़ाऊंगा तो ट्रैकिया के बारे में बताऊंगा। काय को खिचड़ी बना रहे हो बीच में, क्यों और स्मार्ट बन रहे हो, क्यों और स्मार्ट बन रहे हो? उस ऑर्गन पे आऊंगा, उस ऑर्गन के बारे में डिस्कस करूंगा। है जो चीजें बताई जा रही उसको समझने की कोशिश करो। ट्रैकिया भी बताऊंगा, लैरिंक्स भी बताऊंगा, फेरिंक्स भी इंडिविजुअल डिस्कस करूंगा, मैं आपको इंडिविजुअल डिस्कस करूंगा। डोंट बी ओवर स्मार्ट, डोंट बी ओवर स्मार्ट, ओके। सक्शन जो है माउथ के द्वारा, नोज के द्वारा करते हैं। माउथ वाले सक्शन को ओरोफेरिंजियल बोलते हैं, नोज वाले को क्या बोलते हैं, नेजोफेरिंजियल। नोज वाले को क्या बोलते हैं, नेजोफेरिंजियल। याद रखना बच्चों, यदि मैं बात करूं ट्रैकियोस्टोमी, यदि मैं बात करूं ट्रैकियोस्टोमी सक्शनिंग, और यदि बात करूं एंडोट्रैकियल, यदि बात करूं एंडोट्रैकियल सक्शनिंग, ध्यान से देखना बच्चों, एंडोट्रैकियल, यदि मैं बात करूं एंडोट्रैकियल सक्शनिंग और ट्रैकियोस्टोमी सक्शनिंग, इन दोनों का पर्पस है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि व्हेन अ पेशेंट इज अनेबल टू एक्सपेल आउट द कफ, जब पेशेंट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से कफ को एक्सपेल आउट नहीं कर पा रहे हो, जब उस समय हम लोग लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से कफ को निकालने के लिए हम कहां से कैथेटर को पुट करेंगे? ट्रैकियोस्टोमी के द्वारा कैथेटर को पुट करेंगे या एंडोट्रैकियल ट्यूब के द्वारा कैथेटर को पुट करेंगे। गॉट इट एवरीवन? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सक्शन करने में 2 वे हैं, ट्रैकियोस्टोमी के द्वारा और एंडोट्रैकियल ट्यूब के द्वारा। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में 2 रूट है, माउथ और नोज, माउथ और नोज। गॉट इट एवरीवन? गॉट इट एवरीवन? 2-3 चीजें मैं फटाफट आपको और बता देता हूं, यहां पर जो एग्जाम में पूछी जाती है, उसके बाद हम फर्दर चलते हैं। देखिए बेटा, नोज के द्वारा सक्शन होगा, उसको नेजोफेरिंजियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेजोफेरिंजियल सक्शन, नेजोफेरिंजियल सक्शन। माउथ के द्वारा जो सक्शन कर रहे थे उसको हम ओरोफेरिंजियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरोफेरिंजियल, ओरोफेरिंजियल सक्शन। देन ट्रैकियोस्टोमी से जो सक्शन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रैकियोस्टोमी, ट्रैकियोस्टोमी सक्शन, ट्रैकियोस्टोमी सक्शन। और इन तीनों का ड्यूरेशन नॉट मोर देन 10 सेकेंड, नॉट मोर देन 10 सेकेंड। मतलब जब भी आप इन तीनों रूट से सक्शन करते हो तो 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं करना है, 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं करना है। गॉट इट एवरीवन? गॉट इट एवरीवन? 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं करना है। गॉट इट? और यही यदि मैं क्वेश्चन में बताऊं कि पेशेंट को एंडोट्रैकियल, ध्यान से देखना बच्चों, एंडोट्रैकियल सक्शनिंग, एंडोट्रैकियल यदि मैं सक्शनिंग की बात करूं तो एंडोट्रैकियल सक्शनिंग हम किसके द्वारा करते हैं? एंडोट्रैकियल ट्यूब के द्वारा, और इसका ड्यूरेशन जो है वो 15 सेकेंड होता है। ये एग्जाम का कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। हम हर जगह 10 सेकंड को लेके चलते हैं, हम हर जगह 10 सेकंड को लेके चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछेंगे आपसे कि व्हाट इज द ड्यूरेशन फॉर एंडोट्रैकियल सक्शनिंग, तो आपको आंसर लिखना है 15 सेकंड। व्हाट इज द ड्यूरेशन फॉर नोज, माउथ, ट्रैकियोस्टोमी, आपको आंसर लिखना है
नॉट मोर देन, देखिए नॉट मोर देन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं करना, 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं करना। गॉट इट एवरीवन, गॉट इट एवरीवन। एक और मजेदार चीज बताता हूं, जब भी हम पेशेंट को सक्शन करते हैं, जब भी हम पेशेंट को सक्शन करते हैं बेटा, तो याद रखना हमने क्या किया, 10 सेकेंड सक्शन किया, 10 सेकेंड सक्शन किया और 20 to 30 सेकेंड का हमने क्या दिया, इंटरवल दिया। क्या दिया, इंटरवल दिया। फिर आपने क्या किया, 10 सेकेंड क्या किया, फिर आपने 10 सेकेंड सक्शन किया, फिर आपने क्या किया, 20 to 30 सेकेंड, 20 to 30 सेकेंड आपने पेशेंट को क्या दिया, इंटरवल दिया। ये इंटरवल क्यों जरूरी है, क्योंकि नीड फॉर द ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि पेशेंट को हाइपोक्सिया हो सकता है, पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, ये कॉमन वो कॉम्प्लिकेशन सक्शन की वजह से होता है। और ये पूरा प्रोसेस जो है ये 5 मिनट तक आप रिपीट कर सकते हो, मतलब 5 मिनट तक कंटिन्यू सक्शन करना है। बट भूलना मत बीच में गैप देते रहना, बीच में गैप देते रहना। ये दोनों अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन में क्या बताया, 10 सेकेंड मैंने 3 चीजों बताया, माउथ, ऑरल और दैट इज अ ट्रैकेस्टोमी। 15 सेकेंड मैंने आपको एंडोट्रेकियल बताया। बट हर 10 सेकेंड के बाद में 20 to 30 सेकेंड का इंटरवल देना है। फिर 10 सेकेंड पुट करके आप कितना मिनट तक कर सकते हो, 5 मिनट तक। कितना मिनट तक कर सकते हो, 5 मिनट तक। गॉट इट एवरीवन। बाकी सेक्शन को डिटेल में मैं आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में पढ़ाऊंगा, जब आपको फंडामेंटल पढ़ाऊंगा। या ये पैरामीटर बताना जरूरी था जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है। और हमेशा एक चीज का आप ध्यान रखो बच्चों, जब भी क्लास अटेंड करते हो, जब भी आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हो, तो जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करें, बेहतर होगा कि हम उसी के बारे में वहां डिस्कस करें। फर्दर जब उस टॉपिक पे आएंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, नहीं तो रायता फैलाने से कुछ भी भेजे में नहीं घुसेगा। सिस्टमैटिक और क्वालिटेटिव स्टडी करना होगा, सिस्टमैटिक और क्वालिटेटिव स्टडी करना होगा। यदि आप चाहते हैं कि एक ही जगह छक्के मार लूं, चौके मार लूं, सिंगल भी ले लूं, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। मैं उस हर डाउट को क्लियर करूंगा जो आपको लग रहा है। बट प्लीज जहां जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करूं वहां उसी के बारे में डिस्कस करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव टीचिंग होगा, ज्यादा बेनिफिशियल टीचिंग होगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, जहां जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो मैं वहां डिलीवर करूंगा, वो डिलीवर करूंगा। इफ यू हैव वेरी गुड नॉलेज, बहुत बढ़िया है, नॉलेज को इंप्रूव करो। नॉलेज नहीं है तो नॉलेज को ऐड करो, बट डोंट बी ओवर स्मार्ट, डोंट बी ओवर स्मार्ट। आई रियली डोंट लाइक, ध्यान रखना बेटा, आई रियली डोंट लाइक। If you are study systematically, I will be there. Okay, fine. Okay, fine. Next देखते हैं अपन। Next मैंने पुट किया the movement of air into and out of lungs. ध्यान से, movement of air into and out of the lungs. क्या बोलेंगे? लंग्स के अंदर एयर का जाना और लंग्स से एयर का बाहर निकलना। क्या बोलेंगे? लंग्स के अंदर एयर का जाना और लंग्स से एयर को बाहर निकलना किस नाम से प्रोनाउंस करेंगे? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, pulmonary ventilation, cellular respiration, internal respiration. Put the right answer everyone. Put the right answer everyone. Got it? Put the right answer. फटाफट पुट करें, फटाफट पुट करें। Put the right answer. Put the right answer. शाबाश शाबाश शाबाश। A B C D, A B C D. I ask मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। इतना सिंपल एमसीक्यू पुट किया है, जो बच्चे अभी और स्मार्ट बन रहे थे वो सबके आंसर गलत हो रहे हैं, सबके आंसर गलत हो रहे हैं। आई वॉन्ट राइट आंसर, आई वॉन्ट राइट आंसर, आई वॉचिंग एवरीथिंग, आई वॉचिंग एवरीथिंग। जहां जो चीजें आनी चाहिए वो तो नहीं आ रही है, पता ही नहीं उसके बारे में। फटाफट राइट आंसर पुट करिएगा। ए बी सी डी, ए बी सी डी राइट आंसर पुट करिएगा। एक्सटर्नल, पल्मोनरी, सेलुलर, इंटरनल। मैं आपको चारों का मीनिंग डिस्क्राइब करूंगा। यहां पर एग्जाम में आने वाला एक क्वेश्चन यहां पर श्योर बनता है, एक क्वेश्चन यहां पर श्योरली पूछा जाता है। मैंने आपसे पूछा है कि मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड व्हाट वी कैन से, व्हाट वी कैन से। विक्रम, विक्रम गलत लिख रहे हो, गलत लिख रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने भी इसका आंसर डी और सी पुट किया, दोनों गलत है। ए और बी में से फाइंड आउट करें, ए और बी में से फाइंड आउट करें फटाफट। अभी भी गलत आंसर दे रहे हैं। ध्यान रखना, मैंने क्या पूछा है? एक्सचेंज ऑफ एयर बिटवीन एनवायरमेंट और लंग्स, इसका पूछा है। ध्यान से आंसर दीजिएगा। और बिल्कुल जिन्होंने आंसर बी पुट किया है उसका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है, उसका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। दिमाग कहां है, दिमाग कहां है बच्चों? मैं चारों का मीनिंग बताता हूं। वेयर यू आर,
वेयर यू आर, चौके छक्के नहीं मारो प्लीज, ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ और पढ़ाई करना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो। पढ़ना, इधर उधर भटकने की जगह एक जगह टिक के पढ़ना शुरू कर दो, सब चीजें समझ में आने लग जाएगी, सब चीजें समझ में आने लग जाएगी। ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, मैंने बात की है, ये आपका लंग्स है, ये आपका लंग्स है, सपोज दिस इज योर लंग्स। मैंने बात की है लंग्स के बाहर मूवमेंट ऑफ एयर, मूवमेंट ऑफ एयर इन टू एंड आउट ऑफ द लंग्स, मतलब लंग्स के अंदर और लंग्स के बाहर एयर के मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे पल्मोनरी वेंटिलेशन। क्या बोलेंगे? पल्मोनरी वेंटिलेशन। जिन्होंने आंसर ए दिया वो गलत है, मैं बताना चाहूंगा यहां पर वो गलत है। दूसरा मैंने बताया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल का मीनिंग देख लीजिएगा, एक्सचेंज, ध्यान से देखिए बच्चों, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 between lungs and blood, lungs and blood, that is the external respiration, that is the external respiration। अब कुछ समझ में आने लगा, अब समझ में आने लगा, इसलिए कहता हूं जो पढ़ाया जाता है वहां टिक के रहो, वहां पर बीच में इंटरप्ट करने की बजाय दिमाग लगाओ, याद करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन लंग्स और ब्लड, यदि लंग्स और ब्लड के बीच में O2 और CO2 का एक्सचेंज हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं माय डियर, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। यदि हम बात करें इंटरनल की, सिंपल मीनिंग अगेन आई वाज पुटिंग हियर एक्सचेंज, ध्यान से देखिएगा, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, देखिएगा बिटवीन ब्लड एंड सेल, सेल लिख सकते हो और टिश्यू लिख सकते हो। एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड और बॉडी सेल, ब्लड और बॉडी सेल के बीच में, ब्लड और बॉडी सेल के बीच में O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है, उसको इंटरनल रेस्पिरेशन। एक और नाम नोट कर लीजिए, इसका दूसरा नाम एग्जाम आता है, टिश्यू रेस्पिरेशन बोलते हैं इसको बच्चों, टिश्यू रेस्पिरेशन के नाम से ये जाना जाता है, कंफ्यूज नहीं होना। Internal respiration is also known as tissue respiration. Internal respiration is also known as tissue respiration. Got it everyone? Got it everyone? बहुत इजी है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, इजी टू रिमेंबर। मैंने बात की थी पल्मोनरी, पल्मोनरी का मीनिंग बताया था, एनवायरमेंट और लंग्स के बीच में O2 CO2 का एक्सचेंज हो रहा है, उसको पल्मोनरी कहते हैं। दूसरा एक्सटर्नल का बताया था, लंग्स और ब्लड के बीच में O2 CO2 का एक्सचेंज होता है, उसको एक्सटर्नल कहते हैं। जब ब्लड और सेल और टिश्यूज के बीच में O2 CO2 का एक्सचेंज होता है, उसको इंटरनल रेस्पिरेशन, और उसका दूसरा नाम क्या है, टिश्यू रेस्पिरेशन, उसका दूसरा नाम क्या है, टिश्यू रेस्पिरेशन। गॉट इट एवरीवन? बच्चों क्लास को लाइक करना ना भूलें, बार बार कहने की जरूरत ना पड़े। जो भी बच्चों ने रिसेंट क्लास ज्वाइन किया है, फटाफट लाइक इट एवरीवन, लाइक इट फास्ट, थंब लगाना ना भूलें, थंब दिखाना ना भूलें। इफ यू लाइक इट क्लास, सीधा थंब दिखाओ, इफ यू डिसलाइक उल्टा थंब दिखाओ, बट दिखाओ जरूर, पुट जरूर करो, पुट जरूर करो, क्योंकि ऑलमोस्ट वी आर गोइंग टू सी, हम देख रहे हैं कि लगभग 623 बच्चे क्लास को अटेंड कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सही आंसर पुट करेंगे। ओके फाइन, ओके फाइन, गॉट इट एवरीवन, गॉट इट एवरीवन। अब नेक्स्ट पुट करो सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मीनिंग। सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या है? यूटिलाइजेशन and CO2 production by the cell metabolism, that process we can say cellular respiration, that process we can say cellular respiration। बिल्कुल दिल को सेलुलर की मीनिंग पुट किया हुआ, ध्यान से देखें, मीनिंग पुट किया हुआ, ध्यान से देखें, सेलुलर की, हाँ बिल्कुल सेलुलर की मीनिंग मैंने पुट किया है। मनप्रीत, यूटिलाइजेशन एंड CO2 प्रोडक्शन बाय द सेल और मेटाबॉलिज्म, या आप सिंपल लिख सकते हो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सेल, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सेल, आपका आंसर सही होगा। क्योंकि ये मैकेनिज्म कहां होता है? सेल के बीच में। ये मैकेनिज्म कहां होता है? सेल और सेल के बीच में। तो यहां 4 टाइप का मैंने बताया, एग्जाम में हमेशा टिश्यू रेस्पिरेशन और इंटरनल पे क्वेश्चन पूछेंगे या एक्सटर्नल पे क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप दोनों को सही कर पाओ, दोनों को राइट कर पाओ। ओके फाइन, ओके फाइन माय डियर, विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेसोफैरिंक्स फ्रॉम पोस्टीरियर नेयर्स टू द सॉफ्ट पैलेट इज कनेक्टेड थ्रू द, इन्होंने क्या बोला? नेसोफैरिंक्स फ्रॉम पोस्टीरियर नेयर्स टू द सॉफ्ट पैलेट इज कनेक्टेड थ्रू ए, आंसर देखिएगा, फ्यूसस, कोहर्ना, देन आउटर सर्कुलर लेयर, देन इनर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। फटाफट आंसर पुट करें, फटाफट आंसर पुट करें, क्वेश्चन को पढ़े और आंसर पुट करें।
कीप इट अप, बहुत बढ़िया। ABCD, ABCD। आप आंसर पुट करें फटाफट, आप आंसर पुट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? मैंने पूछा है कि नेजोफेरिंक्स, देखिए बच्चों नेजोफेरिंक्स जो है इट इज द पार्ट ऑफ द फेरिंक्स, पार्ट ऑफ द फेरिंक्स फ्रॉम पोस्टीरियर लेयर से स्टार्ट हो रहा है और सॉफ्ट पैलेट तक होता है। जब वो कनेक्ट होता है कब? पोस्टीरियर लेयर से, तो क्या बोलते हैं? फ्यूसस बोलते हैं, कॉर्ना बोलते हैं, आउटर और इनर। पुट द आंसर एवरीवन, पुट द आंसर, फटाफट आंसर पुट करिएगा। शाबाश 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 शाबाश। ABCD। ज्यादातर बच्चे जो है बी पुट कर रहे हैं, ये मैं क्लियर कर देता हूं, ना तो डी होगा ना सी होगा, क्योंकि ये दोनों जो है ये मसल्स होती है फेरिंक्स की, ये दोनों होगा नहीं, दोनों होगा नहीं। आपके पास ऑप्शन ए और बी है, ऑप्शन ए और बी है। विच इज द राइट आंसर? विच इज द राइट आंसर? बिल्कुल, इस बार आप सही आंसर पुट करें क्योंकि आपने क्वेश्चन को समझा है। क्लियर से ध्यान रखना, क्लियरली आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ने से क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, हमेशा क्वेश्चन को 2 बार पढ़ा करें। Whenever you are going to solve the question paper, you should need to be study for 2 times. एटलीस्ट आप 2 बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, 100% आपको आंसर मिलेगा। बिल्कुल सही आंसर लिखा बच्चों, ज्यादातर बच्चों ने आंसर पुट कर दिया है। और इसका आंसर क्या होगा? कोहना। क्या आंसर होगा? कोहना। देखिए इसकी कहानी बता देता हूं शॉर्टली, में कहानी बता देता हूं मैं आपको। देखिए ये आपका फेरिंक्स है, ध्यान से देखो बच्चों, ये आपका फेरिंक्स है और फेरिंक्स जो है ये 12 to 14 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। इसकी लंबाई आपसे पूछी जा सकती है। हम बात कर रहे हैं फेरिंक्स का। ये ऑर्गन कौन सा है? ये ऑर्गन फेरिंक्स है। और फेरिंक्स को क्या बोला मैंने? थ्रोट। क्या बोला? थ्रोट बोला। क्या बोला? थ्रोट बोला। फेरिंक्स का दूसरा नाम क्या था? थ्रोट था। अब फेरिंक्स की लंबाई 12 से 14 सेंटीमीटर होता है, 12 to 14 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसके 3 पार्ट है, इसके 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट को हम क्या बोलते हैं? नेजोफेरिंक्स। फर्स्ट पार्ट को हम क्या बोलते हैं? नेजोफेरिंक्स। देखिए बच्चों, नेजोफेरिंक्स। नेजोफेरिंक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि फेरिंक्स का वो हिस्सा जो नोज से कनेक्ट होता है, फेरिंक्स का वो हिस्सा जो नोज से कनेक्ट होगा। कि नोज में भी कहां? पोस्टीरियरली। नोज में भी कहां? पोस्टीरियर। कि नोज के बाद दूसरा ऑर्गन कौन है? फेरिंक्स। जब पोस्टीरियरली कनेक्ट होगा, जब पोस्ट, देखिए नेजोफेरिंक्स कहां से होता है, ध्यान से देखना। नेजोफेरिंक्स कहां से होगा? मैं क्लियरली यहां पर पुट भी किया। नेजोफेरिंक्स फ्रॉम द पोस्टीरियर लेयर्स टू द सॉफ्ट पैलेट। कहां से होगा? फ्रॉम पोस्टीरियर लेयर्स टू सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट। अब जब ये नोज के पोस्टीरियर आके कनेक्ट होगा, ये किसके साथ कनेक्ट होगा? नोज के साथ। और इस कनेक्शन का नाम मैंने क्या बताया? कोहना। क्या बताया? कोहना। कोहना क्या था? जंक्शन बिटवीन नोज एंड फेरिंक्स। जंक्शन बिटवीन नोज और फेरिंक्स, मतलब आपके फेरिंक्स का सबसे पहला पार्ट नोज का पीछे का हिस्सा जाके कनेक्ट होगा, तो नोज का बैक साइड का जो हिस्सा होता है जिसको हम क्लियरली क्या बोलते हैं? दैट इज अ नेजोफेरिंक्स। और कहां से स्टार्ट हुआ? पोस्टीरियर लेयर से स्टार्ट हुआ और कहां तक रहा? सॉफ्ट पैलेट तक। कहां तक रहा? सॉफ्ट पैलेट। उसके बाद क्या आएगा? ओरोफेरिंक्स। उसके बाद क्या आएगा? ओरोफेरिंक्स। ध्यान से देखना बच्चों, ओरोफेरिंक्स। देखिए ओरोफेरिंक्स जो है, अब वो कहां से स्टार्ट होगा? वो सॉफ्ट पैलेट से स्टार्ट होगा, क्योंकि नेजोफेरिंक्स कहां खत्म हुआ? सॉफ्ट पैलेट पे। अब ये स्टार्ट कहां से होगा? फ्रॉम द सॉफ्ट पैलेट। ये स्टार्ट कहां होगा? फ्रॉम सॉफ्ट पैलेट, फ्रॉम सॉफ्ट पैलेट। और सॉफ्ट पैलेट से लेके कहां तक रहेगा? ये रहेगा हायोइड बोन। कहां तक रहेगा? हायोइड बोन। हम लोग जब स्केलेटल सिस्टम पढ़ते हैं, और स्केलेटल सिस्टम में एक अकेली बोन होती है जो किसी और बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं होती है, उसको हायोइड बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हायोइड बोन बोलते हैं। दैट मींस ओरोफेरिंक्स फ्रॉम द सॉफ्ट पैलेट टू द हायोइड बोन, टू द हायोइड बोन, टू द हायोइड बोन। यह एक क्वेश्चन बताना चाहूंगा आपको। ओरोफेरिंक्स की जो ओपनिंग है, ओरोफेरिंक्स की जो ओपनिंग है जो माउथ में खुलती है, ओरोफेरिंक्स की जो ओपनिंग है जो माउथ में खुलती है, उस ओपनिंग का नाम क्या है? फ्यूसस। उस ओपनिंग का नाम क्या है? फ्यूसस। ये क्वेश्चन आता है, ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? दैट इज द फ्यूसस। और फ्यूसस क्या है? वो ओपनिंग है जो कहां ओपन होती? माउथ में। कहां ओपन होती? माउथ वाले ओपनिंग का नाम क्या है? फ्यूसस। समझ में आया आपको? माउथ वाली ओपनिंग का नाम क्या है? फ्यूसस। गॉट इट एवरीवन? गॉट इट एवरीवन? ओके फाइन, ओके फाइन। लास्ट वाला आता है लैरिंगोफेरिंक्स। लास्ट वाला आता है लैरिंगोफेरिंक्स, लैरिंगोफेरिंक्स, लैरिंगोफेरिंक्स। देखिए बच्चों,
लैरिंगोफेरिंक्स का मतलब वो पार्ट। अब यहां क्या होगा, यहां दो चीजें आपको समझना पड़ेगा। अब फेरिंग्स जो है, एक तो इसोफेगस के साथ जुड़ता है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, दूसरा लैरिंग्स के साथ जुड़ता है इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। तो हायोइड बोन से लैरिंग्स बोल सकते हैं, हायोइड बोन से इसोफेगस बोल सकते हैं। ये एरिया कौन सा होगा, लैरिंगोफेरिंक्स। दैट मींस सिंपल वे में बोल सकते हैं फ्रॉम हायोइड बोन टू लैरिंग्स या टू इसोफेगस या नोट डाउन कर लीजिएगा, टू इसोफेगस टू लैरिंग्स। तो यहां पर मैंने शॉर्टली आपको बताया कि नॉर्मली फेरिंग्स के तीन पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लैरिंगोफेरिंक्स। और तीनों पार्ट का अलग अलग कहां से कहां तक होता है, लेंथ क्या होती है, यहां पर हमने देखा। क्योंकि हमें क्या देखना था, कोहना। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं, लेंथ पूछ सकते हैं, आपसे फ्यूसेस के बारे में पूछ सकते हैं, आपको कोहना के बारे में पूछा जा सकता है, गॉट इट एवरीवन? That is the three types. Reina Seni, very good my dear. R.D. Yadav, Ramesh Bhinda, got it my dear? Okay, Priyanka Mishra. Okay, fine. We'll go further. ये तो हमने नेजोफेरिंक्स के क्वेश्चन देखा। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। नेक्स्ट मैंने पुट किया, द इलास्टिक कार्टिलेज दैट शील्ड ओपनिंग टू द लैरिंक्स ड्यूरिंग swallowing इज द, मतलब वो कौन सा इलास्टिक कार्टिलेज है, क्वेश्चन क्या पूछा, द इलास्टिक कार्टिलेज दैट शील्ड ओपनिंग टू द लैरिंक्स ड्यूरिंग swallowing इज द। जब आप फूड को swallow करते हो तो लैरिंक्स की ओपनिंग को क्लोज करने वाला है, उस कार्टिलेज का नाम पूछा है। उपासना, दिनेश, नेहा, मनप्रीत, पूजा, मनोज, अंकिता, कुशल, प्रज्ञा, गरिमा, उर्मिला, प्रिया, साबस, बहुत बढ़िया। दैट काइंड ऑफ कोऑपरेशन आई नीड फ्रॉम योर साइड, दैट इज माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। फटाफट आंसर पुट करिएगा, क्वेश्चन को देखिएगा। The elastic cartilage that shield opening to the larynx during swallowing is the thyroid cartilage, corniculate, cricoid, epiglottis. Which is the right answer? I think everybody know very well. It is easy to remember. इस पे 4 से 5 एमसीक्यू पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो शॉर्टली आपके साथ डिस्कस करूंगा। हमने पहले ऑर्गन पढ़ा था फेरिंग्स के बारे में, अभी हम लैरिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं, आगे हम ट्रैकिया के बारे में पढ़ेंगे, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, फर्दर उसके बारे में पढ़ेंगे। बट जिस ऑर्गन के बारे में डिस्कशन करें उसके साथ आपके आंसर आना बहुत जरूरी। बच्चों लाइक करना ना भूलें, अभी भी आपका लाइक जो है 900 पहुंचा है। I want more than 1,000. Like it everyone. Those who are recently joined the class, like it fast. Sabas. 896 हो गया। We are need to be cross 1,000. शाबाश, बिल्कुल। ज्यादातर बच्चों ने आंसर लिखा है डी, लिखा है, और आपका डी आंसर जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। देखिए बच्चों, बहुत सारी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात, यदि हम बात करें लैरिंग्स का दूसरा नाम मैंने आपको बताया था वॉइस बॉक्स। क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, वोकल कोड। और लैरिंग्स का जो लेंथ होता है 1.5 इंच होगा बच्चों। यहां मैंने आपको लंबाई बताई, लैरिंग्स का इंच में होगा, 1.5 इंच होगा। दूसरा 1.5 इंच इसकी लंबाई होगी, और इसका शेप जो है वो ट्राइंगुलर शेप होगा, त्रिकोणाकार होगा। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। उसी तरीके से ट्राइंगल एंगल का लैरिंग्स होता है, पोस्टीरियर फंडानेल्स होता है, नोज होता है। ये सब ट्राइंगुलर शेप वाले ऑर्गन है। ओके फाइन। लंबाई कितनी, 1.5 इंच लिखा है, नॉट सेंटीमीटर, 1.5 इंच लिखा है। अब मैंने पूछा इलास्टिक कार्टिलेज, देखिएगा ये आपका ट्रैकिया है, और उसके साथ में ये आपका इसोफेगस है। कौन है, इसोफेगस। यू कैन सी एवरीवन, दिस इज द ट्रैकिया, that one the esophagus my dear। अब क्या होता है डियर, ट्रैकिया और इसोफेगस के बीच में एक लीफलेट आकार का ऑर्गन होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, बोलेंगे एपिग्लॉटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस बोलते हैं। ये लीफ बोलते हैं, लीफ आकार का बोल सकते हैं, या इसको मैं एक और टर्म्स दे सकता हूं, लिड कार्टिलेज। इसको हम लिड कार्टिलेज बोल सकते हैं। मैं एक और नाम बताना चाहूंगा, इसको हम ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। ट्रैफिक पुलिस, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रैफिक
ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिस। देखिए एपिग्लोटिस का दूसरा नाम लीड कार्टिलेज, और हमने क्या बोला? ट्रैफिक पुलिस, लीड कार्टिलेज। उसके अलावा हम इसको क्या बोल सकते हैं? ट्रैफिक पुलिस। ध्यान से देखिएगा, एपिग्लोटिस आल्सो नाउन एज ट्रैफिक पुलिस। आपने देखा होगा ट्रैफिक पुलिस का काम क्या होता है? चौराहे पे खड़े होके ट्रैफिक को डाइवर्ट करने का काम करता है, ट्रैफिक को डाइवर्ट करने का काम करता है। और ठीक उसी तरीके से एपिग्लोटिस भी क्या करता है? जैसे ही आपको एयर आएगा, जैसे ही एयर आएगा तो एयर को कहां भेजेगा? ट्रैकिया में। किसको क्लोज कर देगा? किसको क्लोज कर देगा? ईसोफेगस को। और एयर कहां एंटर कर देगी? ट्रैकिया में एंटर कर देगी। और जैसे ही आपके ब्लैक वाले गुलाब जामुन आएंगे, और ब्लैक वाले गुलाब जामुन को कहां भेजना है? ईसोफेगस में। तो किसको बंद कर देगा? ट्रैकिया को। और गुलाब जामुन कहां चलेगा? ईसोफेगस। दैट मींस ये वर्क कौन करता है? ये एपिग्लोटिस करता है। एपिग्लोटिस का क्या नाम है? लीड कार्टिलेज। कैसा होता है? लीफ आकार का होता है। और इसी का दूसरा नाम है ट्रैफिक पुलिस। क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिस। गॉट इट एवरीवन? इजी टू रिमेंबर। मैंने यही क्वेश्चन आपसे पूछा है। द इलास्टिक कार्टिलेज दैट आर शील्ड ओपनिंग टू द लैरिंक्स ड्यूरिंग स्वेलोइंग। तो आपको आंसर क्या लिखना था? एपिग्लोटिस। आंसर क्या लिखना था? एपिग्लोटिस। ओके फाइन। दूसरा एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर। यहां पर मैंने कुछ फर्दर चीजें पुट की है, जिसमें मैंने कॉर्निकुलेट पुट किया है, क्रिकोइड पुट किया है। कॉर्निकुलेट और क्रिकोइड की बात करें, तो लैरिंक्स जो है नॉर्मली दैट कंसिस्ट ऑफ 9 कार्टिलेज। कितनी कार्टिलेज से मिलकर बना होता है? 9 कार्टिलेज से। और 9 कार्टिलेज को जब हम देखते हैं तो 3 कार्टिलेज जो है वो लार्जेस्ट होते हैं, और 3 जो है वो पेयर में होते हैं। 3 बड़े होते हैं, 3 पेयर में होते हैं। मैंने सारी चीजें यहां पर पुट की होगी, आप देखिए ध्यान से। तीन जो सिंगल वाले पे पहले उनको बता देता हूं। देखिए बच्चों, थायराइड कार्टिलेज का दूसरा नाम है एडम्स एप्पल। जो क्वेश्चन आपको हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आता है कि विच कार्टिलेज इज आल्सो नाउन एज एडम्स एप्पल। विच कार्टिलेज आल्सो नाउन एज एडम्स एप्पल। तो आपको आंसर लिखना थायराइड, और इसी को हम बोलते हैं लार्जेस्ट कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट कार्टिलेज। बच्चों लार्जेस्ट कौन सा होगा? एडम्स एप्पल होगा। क्यों? लैरिंक्स कितने कार्टिलेज से मिलकर बना होता है? 9। दूसरा एक मैंने पुट किया है क्रिकोइड कार्टिलेज, जिसका दूसरा नाम है सेगनेट रिंग कार्टिलेज। ध्यान से देखना बच्चों, सेगनेट रिंग कार्टिलेज। एपिग्लोटिस का दूसरा नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, लीड कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? लीड कार्टिलेज। तो बच्चों यहां पर एपिग्लोटिस, थायराइड, कॉर्निकुलेट, क्रिकोइड, ये 3 तो लार्जेस्ट होते हैं, 3 पेयर्स में होते हैं। 3 पेयर्स में, 3 लार्जेस्ट हमने यहां पर पुट किया, 3 पेयर्स में होते हैं। पेयर्स में कौन कौन से होंगे यहां देखिएगा आप। एक मैंने लिखा है कॉर्निकुलेट, जोड़ी में होगा। उसके अलावा क्यूनिफॉर्म, ये भी जोड़ी में होगा। उसके अलावा एरिथनोइड, ये भी पेयर में होगा। तो दैट मींस माय डियर, यहां पर आपने क्या क्या देखा? फर्दर मैंने आपको क्लियरली बताया था कि कार्टिलेज टोटल 9 होते हैं। 3 सिंगल होंगे, 3 पेयर में होंगे। सिंगल कौन कौन था? थायराइड था, दूसरा क्रिकोइड था, तीसरा एपिग्लोटिस था। और सिंगल के बाद पेयर में कौन सा? कॉर्निकुलेट है, एरिथनोइड है और क्यूनिफॉर्म है। तो यहां तक जर्नी थी अपनी, जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग थी। आज हम यहां तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास एज यूजुअल राजू सर का होगा, पीडियाट्रिक नर्सिंग का होगा। एक डबल एनर्जी के साथ, डबल पावर के साथ अगले 1.5 आवर के लिए आपको कैरी ऑन करना है, कंटिन्यू रहना है, कहीं नहीं जाइएगा। और मैं क्लियर बताना चाहता हूं, क्योंकि दिल्ली एम्स की सुगबुगाहट बढ़ गई है। वैकेंसी का फॉर्म ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। बस जरूरत है सही गाइडेंस, क्वालिटेटिव स्टडी का। दैट मीन्स आपका JINC है तो सिलेक्शन है, JINC है तो भरोसा है, JINC है तो मुमकिन है। इसी नारे के साथ और मेरा दिया हुआ इंस्ट्रक्शन ना भूलना। मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। मुझे वही बच्चे चाहिए जो सेलेक्ट होना चाहते हैं, जिनको JINC जोधपुर पे भरोसा है। मैं उन्हीं बच्चों को पढ़ाऊंगा और उनको सिलेक्शन तक लेके जाऊंगा। और आपको अच्छे से पता होगा कि JINC टीम दिन रात आपके सपने को पूरा करने के लिए मेहनत कर रही है। कि हमने जो बीड़ा उठाया है, देखा है कि हर घर JINC होगा, और हर घर का वो चिराग जो पढ़ने में असमर्थ है, फीस की दिक्कत है, JINC तक नहीं आ पा रहा है, उसको हम गवर्नमेंट जॉब तक ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसी वादे के साथ
आपको भी अपने वादे पूरे करने होंगे। जब ताली दोनों हाथ से बजती, एक हाथ इधर से आएगा, एक हाथ इधर से आएगा, मतलब एक हाथ आपका आएगा, एक हाथ आपकी जेआईएनसी का आएगा। जब दोनों हाथ मिल जाएंगे तो सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। भरोसा आपको भी दिखाना होगा, ट्रस्ट आपको भी करना होगा, यदि आपको क्वालिटेटिव स्टडी चाहिए। अदरवाइज बैड हैबिट जो आपकी बनी हुई है, इस थाली के लड्डू खाने की, वो नहीं छूटी तो हमेशा स्ट्रगल बन के रह जाओगे, उसी डर पे रह जाओगे जहां आज आप खड़े हो। वहां से निकलिए, आगे बढ़िए, फाइंड आउट करिए और एक खूबसूरत जर्नी में साथ जुड़ने की कोशिश करें। तब तक के लिए कल फिर एक और नई एनर्जी के साथ फर्दर टॉपिक को हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।